क्षेत्रों में काम करे, तो उसके लिए आपने कुछ विभाग बनाए हैं, जिसमें एक विभाग है शिक्षा व रोजगार। तो आपकी ये इच्छा है और आपकी ये कोशिश है कि हमारे माध्यम से हमारे समाज का हर तबका, हर वर्ग तक, हर शहर और हर गांव तक ऐसा प्रशिक्षण मिले बच्चों को कि कोई भी अछूता ना रहे। तो उसके प्रयास में हमने शिक्षा एवं रोजगार विभाग की ओर से आज पहली व्याख्यान माला रखी है, और उसमें हम आज सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे और हमारे एक्सपर्ट हैं अश्विनी कुमार मुदगिल जी। तो इस व्याख्यान माला को प्रारंभ करने से पहले मैं आदरणीय सरिता पारे जी को आमंत्रित करूंगी कि वे प्रार्थना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय सरिता दीदी। जी धन्यवाद दीदी। आपकी अनुमति से अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। तो आदरणीय अश्विनी कुमार मुदगिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। महिला संगठन के शिक्षा एवं रोजगार समिति की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और माता सरस्वती को याद करते हुए हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर, सबसे पहले हम समाज को आपसे परिचित करवाना चाहते हैं, तो मैं आपका परिचय आपके ही मुंह से जानना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है शायद मुझसे कुछ छूट जाए। तो सर, आपका परिचय कृपया दें। सर्वप्रथम नारी शक्ति को मेरा नमन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समादरणीय नारी संगठन की समस्त महिला शक्ति को मेरा नमन, जिन्होंने मुझे एक विशेष अवसर प्रदान किया। मेरा नाम अश्विनी कुमार मुदगिल है। वर्तमान में मैं इंदौर में रहता हूँ। मेरी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा खंडवा में हुई। उसके बाद में मैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुआ और 6 to 12 मैंने नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने खंडवा से ग्रेजुएशन किया और आफ्टर ग्रेजुएशन मैं दिल्ली चला गया पढ़ाई करने के लिए। और दिल्ली में मैंने लगातार लगभग 7-8 वर्ष तक लगातार यूपीएससी की तैयारी की और बहुत करीब तक पहुंचा, पर दुर्भाग्यवश वहां चयनित नहीं हो पाया। किंतु उसके बाद मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हो गया, जो कि गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। फिर मैंने 1 साल जो है बाड़मेर में, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहां पर नौकरी की। उस नौकरी के दौरान जो है मुझे फिर पुनः प्रेरणा मिली कि मुझे फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैंने नौकरी छोड़ी और पुनः फिर सिविल सर्विसेज तैयारी शुरू करी। और उसके बाद 2012 में एमपीपीएससी में मैं सहायक भू अभिलेख के पद पर चयनित हुआ, जो नायब तहसीलदार पद के इक्विवेलेंट है। और वहां भी मैंने 1 वर्ष तक नौकरी की। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर मैं शिक्षा के क्षेत्र में आ गया और यहाँ पर इंदौर में आकार आईएएस के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया और काफी सारे, लगभग पिछले 7-8 सालों में 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। वाह, बहुत इस बढ़िया। दौरान जी जी
इस दौरान भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में जो है मेंस लिखे हैं। तो मेरा जो है रुचि जो है वो शिक्षण की ओर ज्यादा थी, तो फिर मैंने नौकरी छोड़कर शिक्षण के लिए ही कार्य करना शुरू किया। बहुत सही, बहुत सुंदर। तो और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सिविल सर्विसेज क्या है। वीना मैम, हमारे देश में जो है वो सेवाएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक सैन्य सेवा और एक सिविल सेवा। जी तो सैन्य सेवा तो आप सब लोग परिचित हैं, जो थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, जो उसमें जो भर्ती होते हैं, तो वो सैन्य सेवाएं अपनी प्रदान करते हैं देश को। और दूसरी होती है सिविल सेवा। सिविल सेवा को जिसको हम कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन या सार्वजनिक सेवाएं भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो सरकार अपनी जनता को जो भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, महिला विकास है, महिला सशक्तिकरण है, न्याय है, पुलिस है, आदि सेवाएं प्रदान करती है, सड़क है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो ये जो सेवाओं को, मतलब इन सेवाओं को जो जनता तक पहुंचाते हैं, वो जो माध्यम है उसको ही सिविल सेवा करते हैं। और इसमें इस सेवा को पहुंचाने में जो सहयोग करते हैं उन्हें हम लोक सेवक या सिविल सर्वेंट कहते अच्छा। हैं। तो इसमें जैसे हम सभी लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, कलेक्टर है, एसपी देखते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, आसपास महिला बाल विकास अधिकारी, औद्योगिक अधिकारी, कृषि अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी। और यही लोग आगे जब इनके प्रमोशंस होते हैं तो ये मंत्रालय में बैठते हैं, ये सचिव बनते हैं। तो ये पूरी हायरकी जो है यही सिविल सर्विसेज कही जाती है। और जी इस सिविल सर्विसेज को भी हम जो है दो भाग, मतलब इन पूरी सेवाओं को बेसिकली हम चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो होती है वो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आता है। दूसरा जो होती है वो केंद्रीय सेवाएं होती है, जिसके अंतर्गत जितने भी केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं, लाइक जैसे रेल मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, तो उनके अधीन वो अपनी सेवाएं देते हैं। तीसरी जो सर्विसेज होती है वो जो ग्रुप सी की होती है, तृतीय श्रेणी की होती है, जिसमें क्लरिकल क्लर्क आते हैं, सेक्शन ऑफिसर आते हैं, तमाम ऐसे लोग जो काम करते हैं। और चतुर्थ श्रेणी में जो है कर्मचारी वर्ग आते हैं। तो ये केंद्रीय सेवाओं में हो जाएगा। इसके अलावा एक राज्य सेवाएं होती है, जैसे मध्य प्रदेश हमारा एक राज्य है, तो राज्य भी जो है, राज्य सरकार भी जो है अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति करती है, तो ये राज्य सेवाएं कहलाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को सिविल सर्विस में अगर जाना है तो वो तीन तरीकों से जा सकता है। या तो वो जो है केंद्रीय सेवाओं में जाए, या फिर वो अखिल भारतीय सेवाओं में जाए, या फिर वो राज्य सेवाओं में जाए। जी। तो सर इसके लिए अब आप हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि जी तैयारी जी। कब से शुरू करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और इनको समझा दूं कि एग्जाम्स जी कैसे जी होता है, क्या होता है, फिर हम तैयारी पर जी आते हैं। जी ठीक बिल्कुल है बिल्कुल। जी। तो इन और तीन। जी सर मैं बाकी जो स्टूडेंट्स आज आए हैं उनको बता दूं कि हम पहले सर को सुनेंगे, उसके बाद में आपके प्रश्न उत्तर हम लेंगे। तो जी आप एक एक करके कैमरा पर हैंड रेस करिएगा, हम एक के बाद एक आप लोगों के प्रश्न उत्तर सर के सामने रखेंगे। अगर सभी लोग माइक अनम्यूट कर लेंगे तो मुश्किल होगा थोड़ा। तो आप लोग एक एक करके चैट बॉक्स में अपने प्रश्न उत्तर लिखते जाएं, आखिरी में आपके प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। जी जी सर, जी आप जी। जारी रखें। इसमें जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना, सर्विसेज को जो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दो कमीशन है, दो आयोग हैं, जिनका उल्लेख संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में। एक है यूपीएससी और एक है एमपीपीएससी। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एमपीपीएससी का मतलब होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी सबसे पहले हम यूपीएससी की बात करते हैं। तो यूपीएससी जो है वो, उससे हम दो तरह से भर्ती होती है, एक अखिल भारतीय सेवाओं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, और बाकी सेंट्रल सर्विसेज, जैसे कि हम रेलवे में जा सकते हैं, जैसे हम सेना में जा सकते हैं, जैसे हम आईआरएस बन सकते हैं, तो ये दूसरे अन्य विभागों में जा सकते हैं। अब यूपीएससी इन सिविल सेवाओं के लिए प्रति वर्ष एक परीक्षा आयोजित कराती है। और यह परीक्षा जो है ये तीन चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसको प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं। दूसरे स्टेज में जब वो प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेंस होता है, फिर मेंस के बाद में इंटरव्यू। इस तरह तीन चरणों में होती है। अब प्रीलिम्स में भी जो है वो दो पेपर होते हैं, एक जिसको हम जनरल स्टडी कहते हैं, सामान्य अध्ययन, और एक हम कहते हैं सी सेट, यानी कि जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अभी इन दो पेपर में भी जो जीएस का पेपर होता है वो ही मेरिट बनाता है क्वालिफाइंग, मतलब वो मेरिट के आधार पर हम मेंस में सिलेक्शन होते हैं। सेकंड पेपर जो होता है सी सेट, वो केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब उस सी सेट में आपको केवल 33% मार्क्स लाने हैं। परंतु
यदि आप उसमें 33% मार्क्स नहीं लाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट हमें क्वालिफाइंग करना होगा और फिर जीएस के आधार पर हमारी मेरिट बनेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो प्रतिवर्ष उसकी मेरिट बनती है। कभी उसकी मेरिट जो है कभी 116 जनरल की 116 जाती है, कभी जो है 120 चली जाती है। तो ऑलमोस्ट जो है अगर हम 100 में से 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद आते हैं मेंस। अभी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। वो केवल एक छन्नी है कि भाई देश में मान लो 10 लाख बच्चे बैठे हैं, तो 10 लाख में से केवल हमें क्रीम छांटना है जो मेंस देंगे। अब मेंस जो होता है वो इस परीक्षा की सबसे मुख्य कड़ी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर कोई व्यक्ति आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, या आईएफएस या आईआरएस बनता है। अब इसमें जो है, इसमें जो कुल 9 पेपर होते हैं, इन 9 पेपर में जो है सबसे पहले 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी और, तो ये पेपर केवल क्वालिफाइंग होते हैं, अर्थात इसमें भी हमें 33% मार्क्स लाना है। परंतु यदि हम 33% मार्क्स नहीं ला पाए तो हमारे जो अन्य जो कॉपी वो चेक नहीं होगी, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद में जो होता है, टोटल जो है हमारे यहाँ पर 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर में से सबसे पहले एक निबंध का पेपर होता है जो 250 अंक का होता है। फिर इस तरह सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। और आखिरी में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा विषय जो आप पढ़ रहे हो, जैसे 24 विषयों की सूची दी गई है, जिसमें हम समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथ्स है, फिजिक्स है। इवन लैंग्वेजेस में भी 23 लैंग्वेजेस है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। तो जो भी, इवन संस्कृत भी है, तो संस्कृत भी चाहे तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी 2 पेपर होंगे जो 250 मार्क्स के होंगे। इस तरह से जो है हमारे जीएस के 4 पेपर, निबंध का एक पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर, टोटल 7 पेपर होंगे। और वो प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 250 अंकों का होगा। और इस तरह से जो हमारा जो टोटल होता है वो 1750 होता है। अब इस 1750 अंक में मेरिट बनती है। जिन भी बच्चों के मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। और फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है दिल्ली में इनके जो है साक्षात्कार को आयोजित करता है। और वो साक्षात्कार 275 नंबर के होते हैं। और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद में एक फाइनल लिस्ट जारी होती है। और जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स आई हो, 500, 600, 700, उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनल लिस्ट जारी होती है। तो जो भी टॉप रैंक जिनकी होती है, जिनकी हाईएस्ट रैंक होती है, सामान्यतः उन्हें ही आईएएस मिलता है। उसके बाद में फिर लोगों की चॉइसेस होती है सेवाओं में जाने की, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएफएस बनना चाहता है, कोई आईआरएस बनना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन 3 चरणों में, चूंकि हम सब ब्राह्मण हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो इसकी लिमिटेशन है कि कोई भी जो जनरल कैंडिडेट है वो 32 साल की उम्र तक ही ये दे सकता है, और उसको केवल 6 अवसर ही मिलेंगे। यदि इन 6 अवसरों में वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो फिर उसे, मतलब उसके अवसर समाप्त हो जाएंगे। अब वो इस जीवन में तो यूपीएससी नहीं दे सकता है फिर। अभी वो 6 अवसर चाहे तो वो 30 साल में खत्म कर दे या 32 साल तक यूज करे। ठीक है। पहले ये अटेम्प्ट, मैं जब एग्जाम देता था तब ये केवल 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, अभी सरकार ने इसको बढ़ा के जो है 2 अटेम्प्ट और बढ़ा दिए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में पैरेलल एमपीपीएससी भी सेम एग्जाम लेता है। एमपीपीएससी के माध्यम से आप स्टेट सर्विसेज में आते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, आरटीओ विभाग में है, टैक्सेशन विभाग में है, महिला बाल विकास में है, कृषि विभाग में, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं राज्य सरकार के, जिसमें आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आ सकते हैं। अभी जो है इसका भी सेम पैटर्न है। इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में भी सेम 2 पेपर होंगे, जीएस का पेपर होगा, सीसेट का पेपर होगा, और सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होगा। जीएस से ही आपकी मेरिट बनेगी, आप मेंस देंगे। यहाँ पर भी जो है मेंस में आपका जो एज इट इज पेपर होंगे, किंतु यहाँ केवल 6 पेपर होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूपीएससी में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कोई एक विषय चुनना पड़ता है। किंतु एमपीपीएससी में कोई विषय नहीं लेना पड़ता है, सबके लिए पेपर समान होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, और एक हिंदी का पेपर होता है, और एक जो है निबंध का पेपर होता है। इस तरह से जो है 6 पेपर होते हैं। इन 6 पेपर के आधार पर मेरिट बनती है, और फिर इंटरव्यू होता है, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स मिला के फाइनल मेरिट बनती है। और फिर उस आधार पर हमें जो है रैंक मिलती है, रैंक के अकॉर्डिंग जो हमारी पोस्ट डिसाइड होती है। तो ये एक इसकी संरचना है। तो इस संरचना, मतलब अगर कोई विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहता है,
तो ये मान के चलिए कि वो 1 साल तो केवल एग्जाम ही देगा। मतलब ऑलमोस्ट यूपीएससी में मई में प्रीलिम्स होता है, मई जून में प्रीलिम्स होता है, अक्टूबर नवंबर में मेंस होता है और मार्च में इंटरव्यू होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस साल भर चलती है। तो ये 1 साल तो जिस साल आप एग्जाम में बैठ रहे हो उस समय आपको ये 1 साल तो देना होगा। किंतु यदि इसको आप निकालना चाहते हो तो उसके पूर्व भी हमें 1 साल का समय देना होगा। तो कम से कम हमें 2 साल तो चाहिए ही चाहिए इसकी तैयारी के लिए। जी। आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। जी सर, जी अब जी। प्रश्न ले लें बच्चों के। उसमें से और कुछ प्रश्न हैं जैसे तैयारी के संदर्भ में है, और भी कुछ अगर बातें हैं तो मैं डिस्कस करूं पहले या फिर उनके प्रश्न जी लूं। जी, आप अपनी तरफ से पूरा कर दीजिए, फिर जी बच्चों से जी। बात कर जी लेते हैं। जी विनय। जी जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, और ये तो मैंने आपको पैटर्न की बात बता दी, और ये बात तो जनरली आपको कोई भी बता सकता है। हम्म, मुझसे जो जानना चाहिए मैं शायद उस विषय पर आता हूँ कि जी देखो प्यारे बच्चों, नो डाउट हम जब जिंदगी में कुछ करने के लिए लक्ष्य बनाते हैं, तो सामान्यतः हम जिंदगी में हम सब कुछ चाहते हैं। हम एक ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जिसमें हमें जो है सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, मतलब हमारा सोशल प्रेस्टीज बहुत हो, हमें इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मिले, हमारा पॉलिटिकल कनेक्शन फील हो, और हमें सम्मान मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा जॉब है जो व्यक्ति को एक साथ सब चीजें प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको इसमें आप आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, आपको सोशल प्रेस्टीज है, आपके पास पावर है, आपको इकोनॉमिकल सिक्योरिटी क्योंकि ये सरकार की जॉब है, और प्लस आपका पॉलिटिकल अप्रोच भी है, और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्यक्ति जिंदगी में जब सब कुछ प्राप्त करता है तो उसके अंदर एक डिजायर होती है कि मैं इस दुनिया में कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे लोग नाम रखें या मेरा अस्तित्व हो। और सिविल सेवाएं हर एक व्यक्ति को यह अवसर प्रदान करती है कि वो लोगों की सेवाएं भी करें। आपने कोरोना के समय भी देखा होगा कि कितने सारे सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो लगे रहे। आप समाज के अंतिम तबके के पास जाते हैं, उनको शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी समस्याएं सुनते हैं। हम देखते हैं कई बार कलेक्टर ऑफिस में कि कई बार जो है गुंडे हैं या बदमाश है जमीनों को कब्जा कर लेते हैं। आपके पास लोग, गरीब लोग निवेदन करने आते हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो इसमें एक इस जॉब में सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है कि हाँ अल्टीमेटली हम समाज को कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से आप कोई भी जॉब कर लीजिए, उसमें इतने सारे आयाम नहीं मिल पाएंगे आपको। तो हम्म, ये कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी जॉब है अगर वास्तव में कुछ बच्चे जो समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, जो सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो जेंडर महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस लाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो अपने आप को सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, जिनके अंदर सेंसिटिविटी है, तो वो ये जॉब में आकर जो है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये इसलिए आना चाहिए। नंबर दो, यह सिविल सेवा की परीक्षा में विद्यार्थियों, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सिविल सेवा की परीक्षा में इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप आईआईटी चले जाइए, आप आईआईएम में चले जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप रिसर्च कर लीजिए। यहाँ इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए। यहाँ पे बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंसी चाहिए। मतलब वो केवल इतना इंटेलिजेंट तो साथ साथ डिलीजेंसी चाहिए, अर्थात हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो रोज मेहनत कर सकता हो, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो। मतलब देखिए, आप इमेजिन करिए कि आप एक जिले के कलेक्टर, इंदौर जैसे शहर के कलेक्टर जिसकी जनसंख्या 30 लाख के लगभग है, और इतने बड़े 30 लाख लोगों को आपको संभालना है, तो आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए एक ऑफिसर के रूप में। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आपके अंदर आशावादिता होनी चाहिए। तो ये सारे गुण जो आप एक ऑफिसर्स में देखते हैं, इन गुणों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे चूंकि एग्जाम साल भर तो आपको एग्जाम देना है, प्रिपरेशन में भी 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, कई बार 5-5 साल लग जाते हैं। तो इस एग्जाम में असीम धैर्य चाहिए। मतलब इतना धैर्य चाहिए कि आप बहुत आराम से जो है बिना निराश हुए इसकी लगातार आप तैयारी कर सको। तो यहाँ पर जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी खरगोश की और कछुए की, तो ध्यान रखिए यहाँ भी कभी भी खरगोश नहीं जीतता है, यहाँ कछुआ ही जीतता है। जो बच्चा प्रतिदिन रोज 6 से 8 घंटा पढ़ सकता है, जो बच्चा रोज प्रतिदिन जो है चीजों को अच्छे समझ सकता है, तो उन्हें अच्छे से लिख सकता है, तो वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंसी के साथ साथ डिलीजेंसी चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंसी चाहिए, क्योंकि हमें समाज में ऐसे अधिकारी चाहिए जो लोगों की संवेदनाओं को समझे,
जो समाज में जो है गुड गवर्नेंस को स्टेब्लिश करे। तो इसलिए यहाँ पे जो है आप जब भी जो भी बच्चे इस सेवा में आने के लिए प्लान कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कई बार दंगे होते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, नेता नेता लोग जो है दबाव बनाते हैं, तो इतना मेंटल प्रेशर आप झेल सको, आपके अंदर इतनी कर्मठता हो, आपके अंदर जो है इतनी सारी बातें आ सके, तो ये सब चीजें जो है गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो पहले तो आप इस सेवा में आने से पूर्व इन बातों की जांच कर ले कि यदि आप इस सेवा में आना चाहते हैं तो इसमें लगभग 5-5 6-6 साल लग जाते हैं। आपको बहुत धैर्य चाहिए और निरंतर परिश्रम करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में मुद्दा ये है कि इस जॉब में कई बार ऐसा भी होता है कि एक लंबे समय तक जो है सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो है आप यूपीएससी के साथ साथ पैरेलल एमपीपीएससी भी दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, किंतु एमपीपीएससी में थोड़ा सा उसका स्तर कम हो जाता है। तो यदि आपने यूपीएससी के लिए बहुत ईमानदारी से अगर मेहनत की है, तो यकीन मानिए मेरा कि आपका एमपीपीएससी जरूर निकल जाएगा। और मेरा भी निकला था। 2012 के एमपीपीएससी में जो है मैं सिलेक्ट हुआ। और ये चूंकि हालांकि बहुत लंबा समय लगा, पर यकीनन आपको बहुत खूबसूरत परिणाम मिलता है। तो यहाँ पर धैर्य की बहुत जरूरत है और बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए आपको इसके लिए। तो जो बच्चे इस तरह का धैर्य बना सकते हैं, जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, जो प्रतिदिन 6 से 8 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, उन बच्चों को जो है बिल्कुल इस फील्ड में आना चाहिए। जी जी। सर, इसके लिए बच्चे अगर ये फीलिंग्स रखते हैं कि हमको जाना जी है या जी वो जी चाहते हैं जी कि हम जाएं इसमें, तो जी। उनको स्कूल से 11th-12th से कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, कौन से हाँ, आसान होंगे? जी जी, मैं इस पे आता हूँ। अगर मान लो कोई बच्चा जो है आफ्टर 12th ये सोचता है, प्लान करता है कि मुझे सिविल सेवा में आना चाहिए, तो मुझे ऐसा मतलब उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो तो ग्रेजुएशन है, चाहे एमपीपीएससी दो चाहे यूपीएससी दो। तो आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, और उसमें कोई मान्यता नहीं कि फर्स्ट डिवीजन ही चाहिए। आप थर्ड डिवीजन भी अगर पास हो, इवन सप्लीमेंट्री में भी अगर पास हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं कि आप तो हमारा एग्जाम निकाल के बताओ। आप बीए करके आए हो, बीकॉम करके आए हो, एमबीए करके आए हो, आईआईटी करके आए हो, एमबीबीएस करके आए हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमारा एग्जाम निकालिए। तो अब उसमें चूंकि यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, तो जो भी आप यूपीएससी में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उसे ही आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत आसान हो जाती है। जी क्योंकि उसमें जीएस के पेपर बहुत सारे होते हैं। जीएस में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपको निबंध भी लिखना होता है। तो आप जनरली ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को चुनते हैं, पर नाउअडेज जो ट्रेंड देखा जाता है उसमें टेक्निकल बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो आप अपनी अभी से प्लान कर सकते हो। जैसे जिन बच्चों को आईआईटी में जाना होता है वो 8th से प्लानिंग शुरू कर देते हैं, जिनको डॉक्टर बनना होता है वो भी 8th-10th से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो जिन बच्चों को यदि सिविल सेवा में जाना है और आईएएस ही बनना है, तो मेरा यकीन मानिए कि उनको भी अपनी तैयारी 10वीं 12वीं से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी उसमें इसमें जो है क्या है, इंटरेस्ट की भी बात होती है। किसी बच्चे को मतलब इतना सब्जेक्टिव है ये, किसी बच्चे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को जो है सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को फिलोसफी में है, जैसे किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो उस जिस बच्चे के अंदर जैसा इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट ले ले, क्योंकि वो काम तो सारे सब्जेक्ट आना है यूपीएससी में। जी जी सर, ये बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे स्कूली बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी है कि अभी से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, और अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को ही लें। बच्चों से अनुरोध है, चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें, मैं एक एक लेती हूँ। राघव पारे ने पूछा है कि वी हैव टू चूज ओनली एनी वन सब्जेक्ट ओनली। हाँ, आप केवल एक ही सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, डेफिनेटली केवल ओनली वन सब्जेक्ट। अच्छा जी। तो और किसी जिसमें बच्चों, जी 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 पूछिए सर, जी। जी सर, आप बताएं, आप बताएं। मतलब जनरली यूपीएससी का आप ट्रेंड देखेंगे, जो बच्चा जो आईआईटी भी करता है और जब वो सिविल सर्विस एग्जाम देता है, तो जनरली वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चुनता है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी। क्योंकि फिजिक्स को या मैथ्स को चुनना बड़ा टफ होता है, उसका पेपर यूपीएससी का बहुत स्टैंडर्ड पेपर होता है। तो उस स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर पाए, इसलिए ज्यादातर लोग जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट ही चुनते हैं। जी श्रुति, उधर फेसबुक पर कोई प्रश्न आए हैं बच्चों के? नहीं, अभी तो नहीं आया हमारे पास वहां पे। जी जी। सर आप ही बताएं और कुछ इसके बारे में, जब तक बच्चे प्रश्न पूछते हैं। जी सर, जी, आ बहुत रहे हैं सारे प्रश्न। प्रश्न आ रहे हैं जी। बहुत सारे आ गए हैं। जी जी।
I wanted to go in DRDO, and now I am in 10th, and also I have started pre-11th course for PCM. त्रिशा साध पूछ रही हैं, जी 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 DRDO में जाना चाहती हैं। जी। डीआरडीओ में दो तरीके से जा सकते हैं, टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो यदि वो टेक्निकल है तो उसके लिए तो अलग से ही एग्जाम, डीआरडीओ का अपना खुद का एग्जाम होता है, वो खुद ऑर्गेनाइज करवाती है। और नॉन टेक्निकल में तो आप सिविल सर्विसेज से जा सकते हैं। अच्छा, त्रिशा आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अंशु पूरे पूछ रही हैं, मैं पूछना चाह रही थी हमें बुक्स कौन सी प्रेफर करना चाहिए, जी जी जैसे एनसीईआरटी। जी जी जी। तो जैसे मतलब इसमें ये है कि यदि आप अभी स्कूल में हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी में 11th-12th के एनसीईआरटी, जैसे हम जीएस के 4 पेपर की हमने चर्चा की थी। तो लाइक इसमें क्या होगा कि जैसे आप हिस्ट्री के 11th-12th पढ़ लो। अब हिस्ट्री की 11th-12th की बुक में आपने एंशियंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया। ऐसी ज्योग्राफी की आप पढ़ लो। तो ज्योग्राफी में जो भी आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वो पढ़ लेंगे। ऐसे पॉलिटिकल साइंस की, ऐसे ही सोशियोलॉजी की। तो एनसीईआरटी की सारी बुक आप बेसिक के तौर पर पढ़ सकते हो। और फिर जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आते हो। और स्टैंडर्ड बुक्स में फिर बहुत सारी लिस्ट है बुक्स की, जैसे लाइक पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत की बात करेंगे, उसकी लिस्ट मैं आपको बना के भेज दूंगा, तो वो शेयर कर सकते हैं कि किसमें क्या पढ़ना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल जाएगा उसका। जी 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 जी, अंशु आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अनमय बिल्लोरे पूछ रहे हैं, सर इज एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल अ गुड चॉइस? मतलब एग्रीकल्चरल ऑप्शनल तो ले सकते हैं, पर समस्या ये है कि उसमें पेपर बहुत स्टैंडर्ड होता है। तो मेरा एक सुझाव है इसमें कि यदि आप एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो, तो आप एक बुक परचेस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आप उसमें लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए एग्रीकल्चरल के। यदि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। फायदा नंबर 1 कि आप अच्छे से कर लोगे, सिलेक्ट भी हो सकते हो। और इनकेस आपका सिलेक्शन नहीं हो तो बैकअप के तौर पर आपके पास में एग्रीकल्चरल जैसा एक टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, जिससे आपको कहीं भी और एग्जाम में आप क्लियर कर सकते हैं। बैकअप प्लान की तरह जी, यूज बैकअप प्लान की तरह ले सकते हैं। किंतु मेरा पहला सजेशन यही है कि आप उसको पहले जो है उसके पेपर्स को देखें। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल भी उसको नहीं लेना चाहिए, फिर सेफ ऑप्शनल पेपर नहीं होगा वो। जी जी जी, धन्यवाद सर। अगला सवाल है क्या है ये? पलक शुक्ला का। जी जी पलक शुक्ला पूछ रही है, सर इफ वी वांट टू प्रिपेयर फॉर द सेम देन फ्रॉम वेयर कैन बी? अनम्यूट करके पूछ ले। अगला सवाल लेती हूँ मैं अर्चना पगारे जी का। सर एनी इंटर्नशिप्स फ्रॉम टेक्निकल साइड? नहीं, इसमें सिविल सर्विसेज में तो कोई इंटर्नशिप नहीं होती है। सीधे एग्जाम होता है, या तो राजा है या रंक है, एक ही बात होती है। जी अच्छा, जी सबसे खूबसूरत बात ये है सिविल सर्विसेज की, इसमें एंट्री बहुत टफ है। पर अच्छा उससे भी ज्यादा टफ उससे निकलना है। एक बार नौकरी लग गई तो फिर कोई रिजेक्शन नहीं है। प्राइवेट जॉब में क्या है कि एंट्री बहुत इजी है, पर लाइफ टाइम में बहुत स्ट्रगल है। तो जी यहाँ जी पे एक ये पॉजिटिव है कि आपको पहले बहुत मेहनत करना पड़ेगी, पर लाइफ टाइम आपको जो है आराम है। मतलब बहुत अच्छी सर्विसेज है। आप मेंटली और इकोनॉमिकली, सोशली बहुत सिक्योर फील करते हैं। जी जी, और बड़ा फैंसी होता है एक जी जी, आईएएस बिल्कुल ऑफिसर बिल्कुल। बनना या कोई मतलब प्रशासनिक अधिकारी बनना। डेफिनेटली, बड़ा, बच्चे आजकल फैंसी वर्ड बहुत यूज करते हैं हर चीज के लिए, तो बहुत फैंसी वाली एक जॉब होती है जो एक मतलब से मैं काफी जी समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। मैंने तो आईबी में भी काम किया है और यहाँ भी काम किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी, होम मिनिस्ट्री में भी। भले जी ही हम बहुत छोटे अधिकारी होते हैं, किंतु पावर इतना होता है कि बड़े से बड़ा आदमी भी आपके केबिन के बाहर बैठा रहता है, वो पावर है उसमें। जी अब जी उसको आप यूटिलाइज पॉजिटिव कर सकते हो और नेगेटिव भी कर जी सकते हैं, ये जी आप पे डिपेंड करता जी है। जी, तो बिल्कुल बहुत सही। बहुत रोमांचक नौकरी है, कोई इसमें शक नहीं है। पर ये उन्हीं के लिए है जो वास्तव में दिल से करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जी सर, त्रिशा साध का एक और सवाल है, सर इन डीआरडीओ विल देयर बी एनी मेडिकल टेस्ट? हाँ, मेडिकल टेस्ट तो हर एग्जाम में होता है। मतलब कोई अगर मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डीआरडीओ में भी लगभग मेडिकल एग्जाम तो होता है।
और उसके जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो जो जैसे सेंट्रल सर्विसेज के होते हैं वही डीआरडीओ के होते हैं। तो कोई बहुत 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 ज्यादा टफ मेडिकल नहीं होता आर्मी की तरह, इतना अच्छा टफ मेडिकल नहीं होता है। लगभग 100% के 100% क्वालिफाई होते हैं, कोई जी दिक्कत नहीं है। जी सर, जो सिर्फ बच्चे जी सिर्फ जो है आईपीएस के लिए और जो पुलिस सर्विसेज है उनके लिए हाइट के लिए क्राइटेरिया है। महिलाओं के लिए जी तो कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है, पर हाँ पुरुषों के लिए उसमें जरूर क्राइटेरिया। जी जी सर, अगला सवाल अग्रेश शर्मा का है। सर, हाउ टू ज्वाइन आईबी एज अ ऑफिसर? इंटेलिजेंस सुनीता है। ब्यूरो में जो आईबी में जो है प्रतिवर्ष खुद आईबी अपना एग्जाम कराता है। अभी हाल ही में आईबी का जुलाई और अभी फरवरी में भोपाल में उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो आईबी में दो तरह से एंट्री होती है। एक जैसे मैं कहूँगा उसमें एक पद होता है एसीआईओ, यानी कि जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, इसका रैंक एसआई रैंक होता है, और एक कांस्टेबल होता है। दो तरह से भर्ती होती है। तो जो एसीआईओ 2 की भर्ती होती है वो आईबी मतलब होम मिनिस्ट्री अपनी खुद की वांट्स निकालता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट कराता है, और वो खुद जांच करता है कि हमें किसको आईबी में लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो ये दो तरह से होता है, एक कांस्टेबल से होता है और एक एसआई रैंक से होता है। जी अगर कोई उस आईबी की भी एग्जाम यदि कोई देना चाहता है तो उसमें भी जीएस का पेपर ही आता है। जीएस में वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, तो यही सब आता है उसमें। तो जो भी व्यक्ति अगर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहा होगा तो वो देश की बहुत सारी एग्जाम्स को ऑलरेडी कवर कर लेगा। जी, थैंक यू सर। अगला सवाल हृदय नारायण पांडे जी के आईडी से आया है। सर, आई एम इन 9th, कैन यू टेल मी कैन आई स्टार्टेड विथ एनसीईआरटी और एनी अदर बुक? नहीं नहीं, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी से ही पढ़ना शुरू करें। 12th तक आप केवल एनसीईआरटी पढ़े। और यूपीएससी का जो पेपर आता है वो लगभग लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, लगभग लगभग। आपको बस क्या है, उसको आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना पड़ती है बस। जी जी। वृंदा बिल्लोरे जी का प्रश्न है। सर, सेल्फ प्रिपरेशन इज बेटर और ज्वाइनिंग अ कोचिंग? देखिए, मतलब मानक नहीं है कि हम करने वाले कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं। तो जी चूंकि देखिए, सेल्फ स्टडी तब अच्छी होती है जब आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस हो। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कई सारे ऐसे बच्चे एग्जाम देते हैं जिनके खुद के पिता ही आईएएस हैं, जी मम्मी आईपीएस है, या माता पिता जो है दिल्ली या जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उनके पास गाइडेंस बहुत अच्छा अवेलेबल है, वो खुद पेपर सेट कर रहे हैं यूपीएससी का। तो उन्हें बहुत ज्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। पर यदि आप बहुत ही जो कह सकते हैं रूरल बैकग्राउंड से हैं, या जो है जनरल एकदम आपका एकेडमिक्स है, तो फिर आपको जो है मुझे ऐसा लगता है गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ही एक बेटर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। तो जी कोचिंग, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए हमें गाइडेंस बहुत जरूरी है। यदि जी आपके घर में, कोई परिवार में, कोई समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गाइड कर सके तो कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। किंतु यदि आसपास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है तो फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। जी। अगर हम इतनी बड़ी पोस्ट के लिए या इतनी बड़ी एग्जाम के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा जल्दी सफलता मिल जाएगी, जी ज्यादा जी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जी जी जी। जी। पलक शुक्ला का सवाल है, मैम, जगह कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं? यानी मुझे लगता है शायद पूछना चाह रही हैं कि किस सिटी में जाना चाहिए। ये अगर मेरा भी यही जी सवाल जी। था सर कि मोस्टली लोग दिल्ली जाना प्रेफर करते हैं कि हाँ दिल्ली। हाँ, मैं भी सजेस्ट करूंगा कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट वेट, आप दिल्ली जाइए। फिर दिल्ली में अच्छे मतलब इंदौर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंदौर में तो यूपीएससी का कोई अच्छा कोचिंग भी नहीं है, बेवकूफ बना देंगे आपको। चूंकि आप सब समाज के व्यक्ति हैं मेरे, तो मैं आपसे सच बोलना ज्यादा जी प्रेफर बिल्कुल। करूंगा। जी दिल्ली में एक प्रॉपर कोचिंग है, प्रॉपर इन्वायरमेंट है और प्रॉपर गाइडेंस है। वहां पर आपको अच्छा ग्रुप मिल जाता है। जैसे आप देखिए, मैं इसको एक सरल उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप में से बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो है कह सकते हैं वो मतलब अभी मैं उनसे कहूं कि भाई 4-5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है तो वो नहीं चढ़ पाएंगी। उनको कहूं अकेले चलना है तो नहीं। पर अचानक से वो वैष्णो देवी चली जाती हैं तो अचानक से चढ़ जाएंगी 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट था वहां पर आसपास, इतना बिल्कुल। रिलीजियस इन्वायरमेंट होता है, इतनी एनर्जी होती है कि हम ऑटोमेटिक चढ़ने लग जाते हैं। जी ऐसे ही जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और हमारे आसपास जब ऐसे ही लोग बात करने वाले होंगे
कि अच्छा करंट में क्या हो रहा है, अच्छा यूक्रेन में क्या हो रहा है, अच्छा अमेरिकन पॉलिसी क्या है, इंडियन पॉलिसी क्या है, प्रेसिडेंट क्या ऐसी ही जब बातें होने लगेगी तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, जी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी। त्रिशा साथ पूछना चाह रही है कि अगर एरोनॉटिक्स में स्टडी की है तो डीआरडीओ कर सकती हैं क्या? विल आई हाँ गिव डूइंग स्टडीज ऑफ मतलब एरोनॉटिक्स? अगेन आप किसी भी स्टडी किया हो, आप डीआरडीओ का भी अपना एग्जाम होता है, उसको आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब देश में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो अपने इंडिविजुअल एग्जाम कराता है, लाइक सीएसआईआर है, जैसे डीआरडीओ है, जैसे इसके अलावा जैसे सिविल सर्विस बहुत सारे डिपार्टमेंट है, रेलवे अपना एग्जाम करवाता है। तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में ही आना है तो फिर आपको थोड़ा सा जो है सजग दृष्टि बनाए रखना पड़ेगी, और आपको न्यूज़पेपर और जो भी नेट के थ्रू जो है आपको देखना पड़ेगा कहाँ क्या वैकेंसी आ रही है। पर फर्स्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको जिंदगी में पहले एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आपको एकदम बिना लक्ष्य के नहीं हो पाएगा। आपको एक ही चीज एकदम फोकस्ड होना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में यही करना है। जी जी, बहुत सही बात कही सर आपने। फोकस के बिना तो मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती होगी। जी। अगला प्रश्न है वर्षा पारे जी का। व्हाट अबाउट द करंट अफेयर्स? कितने मंथ का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें? लगभग लगभग एक साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। 12 महीने का लास्ट जो भी 12 मंथ्स है उसका करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को भी पढ़ते समय जो है आपको सारे एंगल्स कवर करने पड़ेंगे, लाइक जो है नेशनल इश्यूज क्या है, जैसे इंटरनेशनल इश्यूज क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, सोशल इश्यूज क्या है, इकोनॉमिकल इश्यूज क्या है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो जो पर्सनालिटी कौन इम्पोर्टेंट है, किसको अभी पुरस्कार मिला है, किसको नहीं मिल रहा है, तो ये सारे जो है हमको पढ़ना, स्पोर्ट्स है जैसे, ये सारे करंट के सारे एंगल्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और जी इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको डेली एक अच्छा स्टैंडर्ड, अगर बच्चों का इंग्लिश मीडियम है तो वो द हिंदू को प्रिफर करना चाहिए, और यदि हिंदी मीडियम है तो वो जो है जनसत्ता को पढ़ सकते हैं। अच्छा। जी जी। वैष्णवी कोठारी का सवाल है अगला। सर मैं फॉरेंसिक्स से बैचलर कर रही हूँ और मैं जी सीबीआई और आईबी में जाना चाहूंगी। जी तो जी। फॉरेंसिक की सीबीआई और आईबी में ब्रांचेस कौन सी होंगी? आईबी में तो फॉरेंसिक का कोई रोल ही नहीं है उसमें, मतलब है ना। आई इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, देखो हमारे देश में सिक्योरिटी के लिए दो एजेंसीज हैं। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो जो देश के अंदर का सिक्योरिटी देखता है, और एक है रॉ जो कि देश के बाहर का देखता है। तो ये दोनों जो है अपने एग्जाम खुद कराते हैं। और जहां तक सीबीआई की बात है, जिसको हम कह सकते हैं, तो सीबीआई भी जो है वो एसएससी के थ्रू होता है, मतलब एसएससी का एग्जाम होता है, उसके थ्रू होता है। फॉरेंसिक का टेक्निकल एग्जाम अलग निकलता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें जो हमें जो काम करना है वो तो जो है इन्वेस्टिगेशन संबंधी है। तो वो इन्वेस्टिगेशन संबंधी जो एसएससी और कुछ कुछ जो है डेपुटेशन पर कुछ लोग जाते हैं सीबीआई में। तो फॉरेंसिक साइंस में आप वैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर जा सकते हैं, पर वो बहुत कम वैकेंसी निकलती है, और उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वैकेंसी कम निकली है। जी। धन्यवाद सर। त्रिशा साथ का एक और सवाल है। त्रिशा आप माइक अनम्यूट करके और आप अपना सवाल पूछ लें, क्योंकि काफी सारे सवाल आ रहे हैं त्रिशा की ओर से। जी जी त्रिशा आप डेफिनेटली। अनम्यूट कर Yes, लीजिए। yes, yes, मैम। थैंक यू, मैम। गुड इवनिंग सर। सर गुड मैं इवनिंग, गुड त्रिशा इवनिंग। हूँ। सर जी मैं जी इंदौर से ही हूँ और सर जी। अभी फिलहाल मैं 11th मतलब 10th स्टैंडर्ड में हूँ और 11th स्टैंडर्ड का मैंने प्री कोर्स स्टार्ट किया है पीसीएम के साथ। ठीक है। सर ठीक है। मुझे डीआरडीओ में एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर जाना है, तो सर मतलब मुझे कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी और डीआरडीओ की कुछ सर ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे मुझे हेल्प मिल जाए कि मैं कैसे जाऊँ डीआरडीओ में, तो सर आप प्लीज थोड़ा मुझे गाइड कीजिए। डेफिनेटली त्रिशा, चूंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो है संबंध सिविल सेवा से नहीं है, इसके अलावा एक टेक्निकल एग्जाम और होता है, वो तो खैर इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है। तो डीआरडीओ में मेरे एक मित्र हैं, मेरे रूम पार्टनर हैं, वो भी डीआरडीओ में ही जॉब करते हैं। तो एक बार मैं उनसे जो है उसकी एकदम सही जानकारी ले लूंगा और फिर आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। एंड सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे सर जी मेरा डीआरडीओ में नहीं होता है, तो जी। एरोनॉटिक्स करने के बाद कोई सा और सेक्टर है क्या जहाँ पर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? एरोनॉटिक्स के बाद तो आप कहीं भी कुछ भी, मतलब जो एरोनॉटिक्स फील्ड में है उसमें कई सारी कंपनीज है, वहां पर आप प्राइवेट जॉब भी कर सकती हैं। तो उसमें ऐसा इशू नहीं है उसमें।
ओके सर। एंड सर वो मैंने वो मेडिकल का क्वेश्चन पूछा था कि डीआरडीओ में मेडिकल टेस्ट होता है, तो सर जैसे मेरे फ्लैट फुट है, एक नहीं नहीं मेडिकल वो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं फिर दोहरा, जितना टफ जो आर्मी का जो मेडिकल है वैसा मेडिकल नहीं होता, उसका फ्लैट फुट से कोई मतलब नहीं। जनरल मेडिकल होता है जो आईएएस का होता है, सिविल सर्विस होता है। और उसमें कोई बहुत बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मेडिकल बहुत जनरल है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप ओके। टेक्निकल जॉब कर रहे हो तो उसमें फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन। जी सर जैसे मैं जो जेई दूंगी, मतलब जेई एडवांस के बाद, सर जी जैसे जी जी। एरोनॉटिक्स के लिए कौन सा स्टेट का आईआईटी अच्छा रहेगा मेरे लिए, कॉलेज अच्छा रहेगा जिससे मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूं? त्रिशा, मैं इसमें माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा टेक्निकल जो है वो उस बारे में मेरा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि तो मैं मैंने जो है, हाँ, सिविल सर्विसेज का क्या है, मैं बाकी ये जरूर है कि मैं इस बारे में आपको जानकारी जो है जुटाकर जरूर प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कई सारे विद्यार्थी जो हैं और कई सारे मित्र जो हैं एरोनॉटिक्स में हैं। दुबई में भी हैं कुछ मेरे मित्र जो एरोनॉटिक्स में फील्ड में ही हैं, तो मैं आपको सारी जानकारी इसकी, मैं टेक्निकल जानकारी मैं आपको जरूर प्रदान करूँगा। ओके सर, तो सर मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूंगी फिर? आप मेरा जो नंबर वीना मैडम से ले लीजिएगा। तो मेरे इंदौर में ही आप रहती हैं, मैं भी इंदौर में रहता हूँ। आप कभी भी मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आ सकती हैं, कभी मिल भी सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जो भी मेरे मित्र हैं उनसे बात करवा दूंगा डायरेक्ट आपके में, ठीक है। ओके तो सर। डीआरडीओ से, हाँ, डीआरडीओ संबंधित जितनी जानकारी है, कैसे काम होता है, कितनी पोस्ट होती है, कितनी सैलरी होती है, कितना पावर होता है, क्या क्वार्टर कैसे मिलता है, क्या उसका फ्यूचर है, अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो क्या फ्यूचर है, अपन सारे एंगल्स पे उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपकी एक बार आप कोचिंग का भी नाम बता देंगे? हाँ, मेरे कोचिंग का नाम आकार आईएएस है और ये भंवर कुआ पर है ये। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सर मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। जी थैंक जी, यू मैम। थैंक यू दृश्य। थैंक यू त्रिशा। हम सर का नंबर चैट बॉक्स में अभी डाल देंगे आखिरी में। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू त्रिशा। अगला सवाल मधुर टेमले जी का है। आप पूछ रहे हैं मैक्सिमम एज क्या है, हाउ मेनी टाइम्स पर्सन कैन अटेम्प्ट। जो मैक्सिमम जो एज है वो जनरल के लिए हमारे लिए 32 साल है, और अटेम्प्ट जो है वो केवल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं हम जनरल कैंडिडेट को। बाकी जो फिर अगर कैटेगरीज है एससी एसटी ओबीसी, तो उसमें फिर एग्जम्पशन है, मतलब 37 की एज तक फिर हम दे सकते हैं, उसमें अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है जो है कैटेगरीज के लिए। ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट हो गया। नहीं जनरल। मैडम, मैं मुझे ऐसा लगता है कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो जो बच्चा 6 में नहीं निकाल पाएगा तो फिर अब 7वें 8वें 9वें में जाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी। हम अपना समय खराब बिल्कुल कर रहे हैं। सही। जी सर। अक्षता पारे पूछ रही हैं, सर इफ एन आईटी सेक्टर स्टूडेंट वांट टू मूव इन सिविल सर्विस, सिविल सेक्टर। डेफिनेटली आप आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। मैंने इसके पहले भी आपसे कहा कि आपने इंजीनियरिंग किया हो, आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, एमबीए किया हो, आईआईटी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन आपने कितने साल में किया इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, सप्लीमेंट्री पास करके क्या इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। आयोग का, कमीशन का ये मानना है कि आप हमारा एग्जाम पास करके बताओ, हम आपको तभी आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे जब आप हमारा एग्जाम पास करोगे। जी सर। अगला सवाल है राघव पारे का। सर आई एम इन आईसीएससी, सो विच बुक आई हैव टू परचेस। मतलब आपको सब्जेक्ट क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट कर पाऊंगा आपको। राघव आप अनम्यूट कर लें। अ, अ, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। जी जी राघव, नमस्ते। मेरा ये सवाल था कि मैं मतलब आईसीएसई में हूँ, तो मुझे किस बुक की मतलब उससे तैयारी करना चाहिए आगे के लिए? अगर देखो आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं राघव, तो आपको अगर जी आप स्टूडेंट हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो है आपको जो है एनसीईआरटी बुक प्रेफर करना चाहिए। तो 11 जी। 12 की जो एनसीईआरटी आती है वो हाँ एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगा आपके 12th तक के लिए। आफ्टर 12th फिर आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए, प्लस आपको 12th तक रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब न्यूज़पेपर तो मस्ट है, मतलब आप तैयारी करो या ना करो सिविल सर्विसेज की, जी न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, मतलब। जी। न्यूज़पेपर ठीक है। में क्या प्रॉब्लम है? और सर इसके 12th के बाद मतलब कुछ कॉलेज भी ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा?
इसके हाँ, लिए मतलब आप आफ्टर 12th आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लाइक बीए है, बीकॉम है, किसी में भी कर सकते हैं। पर मेरा जी ऐसा सजेशन है राघव आपको, कि यदि आप 9th में हैं और अगर आप वाकई में आईएएस या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो मेरा पूरा इस बात पर जोर है कि आप अपना ग्रेजुएशन दिल्ली के जेएनयू से या बीएचयू से कीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज जो है ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। मतलब तो मैं यहाँ पर राघव के माध्यम से सभी और विद्यार्थियों को एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि देखो, कभी कभी क्या होता है ना जिंदगी में, हमें अच्छा एकेडमिक्स ज्वाइन करना चाहिए, उसका बहुत एडवांटेज मिलता है। मतलब जैसे आप देखिए कि एक ही व्यक्ति जो है आर्मी ज्वाइन करता है, और एक ही व्यक्ति जो है पुलिस ज्वाइन, जो व्यक्ति होता है उनके दोनों के टर्न में, उनके ड्रेस, उनके एटीट्यूड में डिफरेंस आता है। तो वो डिफरेंस जो है वो एकेडमी डिफाइन करती है। अब मान लो आप सिंपल जो है किसी सिंपल जनरल कॉलेज से जो है बीए कर रहे हो, और आप जेएनयू से बीए कर रहे हो, तो आपको जो है देश के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर पढ़ाएंगे, वहां पर सर्वश्रेष्ठ बच्चे होंगे, तो इससे आपका मेंटल जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफी होता है। तो यदि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा, चाहे वो बीकॉम करो, बीएससी करो, या फिर जो है आप जो है बीए करना चाहते हैं, तो आप जेएनयू, बीएचयू, मतलब बड़ा सोचिए, बड़े एकेडमिक्स में ज्वाइन कीजिए। मुझसे यही गलती हो गई जीवन में कि मतलब मैं किसी बड़ी एकेडमी में नहीं पहुंच पाया। मैंने खंडवा से ही अपना ग्रेजुएशन किया, जबकि इक्वली पोटेंशियल रखते थे हम कि हम कर सकते हैं, बस गाइडेंस नहीं था मेरे पास में। सर आप एक बार और नाम बता देंगे वो कॉलेज का, मतलब दिल्ली से जहाँ से ग्रेजुएशन। जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं देश में। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं इनको। तो इन यूनिवर्सिटीज के लिए आप ट्राई कीजिए, इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैं बता दूं, इनका कट ऑफ जो है 95-98% जाता है। सिंपल, मतलब एडमिशन बहुत टफ होता है, तो इसलिए अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। ओके सर, थैंक यू। may I ask one question, please? जी सर, मैं मोनाली गुहा बात कर रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से, गुहा जी के यहाँ से। जी जी सर, बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट फ्रॉम लास्ट 10 years, एंड जी मैंने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, एलएलबी जी और मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी एंड जी जी अभी मैंने जस्ट 1 साल पहले ही यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की है। तो जी। क्या मैं मेरे इतने पास्ट प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस का प्लस डिग्रीज का इंटरव्यू पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, या ये जस्ट इट्स लाइक अ कॉमन थिंग? मतलब देखो, वो तो इतना सब्जेक्टिव मामला है कि ये इस चीज को हम दो एंगल से देख सकते हैं। एक तो ये कि इससे ये शो हो रहा है कि आप में स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। आप पहले एमबीए करती हैं, फिर लॉ करती हैं, फिर ये करती है, पता चले कि हम लें कि नहीं लें आपको, अब ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। पॉजिटिव ये हो सकता है कि आप बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रही हैं और अच्छी मेहनती हैं, तो इसका इंटरव्यू बोर्ड में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। दोनों बातें हो सकती है। वो यस सर। डिपेंड करता है कि उस दिन बोर्ड का मेंबर कौन बैठा है और उसका परसेप्शन क्या है। ओके सर, एक्चुअली ना मैंने ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इसलिए लिया है क्योंकि पहले मैं न्यूज एंकर थी एंड काफी लंबे समय तक मैंने मीडिया में काम किया है, तो इसलिए जी मैंने जी अपना मीडिया में एमबीए किया। जी देन जी चूंकि मेरा मेन फील्ड साइबर का था, इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि अभी हम लोगों जी ने जी 10 लाख लोगों को साइबर सिक्योरिटी की प्री ट्रेनिंग दी है। एक्सपीरियंस 100% वर्क करेगा इंटरव्यू में। पर मैं आपको बता दूं कि यू बहुत बड़ा पोर्शन है, तो आपको अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, तो आपको मेंस में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यस सर। एंड सर, एक छोटा सा डाउट और था, ये जो जी मंथली मैगजीन्स होती हैं करंट अफेयर्स की, जी जी ये जी। 1 ईयर की क्या सफिशिएंट है? लाइक मैं हाँ हाँ। पिछले वन जनवरी से कर रही हूँ। देखो, 1 ईयर की सफिशियंट है, किंतु लास्ट 10 ईयर्स में भी यदि कोई इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है, तो वो भी यस सर। हमारे लिए काम की होती है, मतलब। ओके सर, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और हाँ हाँ उसके साथ हाँ। में क्या चल प्रीवियस रहा है? ईयर, भाई प्रिय जैसे हम जैसे तो ले वो गीता है ना, ऐसी समझ लो। यस सर। आपको प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन पेपर आपके लिए गीता है। आप बिना अच्छा। क्वेश्चन पेपर के ये तय नहीं कर पाएंगे कि पढ़ाई कैसे करना है, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखना ही चाहिए, हमें 100% देखना चाहिए। यस सर। एंड एक सर, एक लास्ट क्वेश्चन जी और है। जी मैंने एनसीईआरटीज एक बार पूरी पढ़ ली हैं, बट जी द थिंग इज कि अब चूंकि एग्जाम अभी 2022 में ही है, जी जून जी में, तो जी जी मैंने ना एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए एक एमसीक्यू की बुक ली है, किरण जी पब्लिकेशंस की। जी अराउंड जी जी 3,500 उसमें एमसीक्यूज हैं। तो क्या जी वो जी। अभी अच्छा एक अप्रोच रहेगा बेसिक्स के लिए? हाँ, वो अच्छा अप्रोच तो रहेगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए। मतलब कोई सर बिल्कुल स्टैंडर्ड, हाँ, बिल्कुल। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप जो पढ़ रही हैं उसका परीक्षण नहीं, एग्जामिन नहीं हो रहा है आपका।
तो आपको Yes, sir. टेस्ट पेपर से ये पता चलेगा कि मैं कट ऑफ के पास पहुंच पा रही हूँ या नहीं पहुंच पा रही हूँ, और अगर नहीं पहुंच पा रही हूँ तो मेरे में क्या कमी है एक्चुअल में। यस सर, मेरे सर स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ना फेब के एंड तक मैं ये सारे जितने भी मंथली मैगजीन्स है प्लस मेरा जो प्रीवियस कंटेंट मैंने अभी तक पढ़ा है वो मैं जी जी। कंप्लीट कर रही हूँ। फिर मार्च अप्रैल एंड मई में फुल आउट रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज मैंने यही प्लान किया हुआ है। जब आपका प्लान बिल्कुल सही। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो जरूर हो सकता है आपका। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट मोनाली। हम थैंक चाहेंगे यू सो मच मैम। हमारे समाज से आपका नाम तो वैसे ही काफी सुना है, और हम आपको शुभकामनाएं देते आप हैं। अगर मोनाली जी अगर रायपुर में है तो मैंने जो है टीचिंग की स्टार्ट अपने रायपुर से ही की थी। अपने जो स्टूडेंट था, मैं संघर्ष कर रहा था, तो रायपुर जी में एक एकेडमी है पाथ आईएएस एकेडमी, उसके यस डायरेक्टर सर, मैं अभी वहीं से तैयारी कर रही हूँ। उस क्या बात उस है। पाथ आईएएस एकेडमी का जो न्यू है वो मैंने रखा था। वो, हाँ, वहां पर जो हामिद सर हैं वो मेरे परम जी जी मित्र जी। हैं। ठीक है, तो हामिद जी सर के पास जब जाएंगे आप उनसे कहिएगा कि अश्विनी से मेरी बात हुई थी, तो वो जी डेफिनेटली जो है आपको ध्यान देंगे। ठीक है, और कोई भी जी जरूरत जी लगती है तो मेरे कई सारे मित्र रायपुर में चयनित हैं, जैसे कि वहां पर आकाश है, डीएसपी है, अभिषेक है, वो डिप्टी जी कलेक्टर है। मेरे बहुत सारे साथी रायपुर में जो है काम करते हैं। जी सर, एक्चुअली ना मेरा एक और काम भी है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है और जी जी पुलिस एकेडमी है, दोनों में मैं जी यहाँ पे साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के लिए ट्रेनर भी हूँ। तो जी यहाँ जी जी स्टेट पीएससी से जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है काफी लंबे समय से मैं उनको पढ़ा भी रही हूँ। जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी सो मच सर। थैंक यू। द ठीक। बेस्ट अगेन। थैंक्स अ लॉट मैम। अगला सवाल फिर नारायण पांडे जी की तरफ से है। अटेम्प्ट्स का तो आप बता ही चुके हैं सर। जी उनका पूछना है कि सबसे पहली बार जब एग्जाम देते हैं यानी कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 21। 21 21। से शुरू करके 21। 6 जी जी अटेम्प्ट्स आप दे जी। सकते हैं। 21 से लेके 32 साल तक आप अपने 6 अटेम्प्ट यूज कर सकते हैं, आपको जैसे यूज करना है। जी। अदिति पारे का अगला सवाल है, सर विल यू आल्सो डू काउंसिल फॉर क्लैट स्टूडेंट्स? क्लैट क्लैट क्लाइट मतलब जो लॉ के लिए लॉ जो के तैयारी लिए। करते, जी जी। जी अब मेरे जो साथी हैं जो है उमाकांत सोनी, तो वो जो है लॉ पढ़ाते हैं मेरे बैच में, मतलब मेरे पार्टनर ही हैं वो। और वो सिविल जज का, एडीपीओ का, क्लेट का आदि की तैयारी करवाते हैं। तो चूंकि आप अपने परिवार के व्यक्ति, तो मैं जरूर, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं जरूर आपकी बात करवा दूंगा उनके लिए। बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद सर। मैंने सर, आई एम इन 12th एंड प्रिपेयरिंग फॉर जेई, कैन आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो? 100% बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज में सक्सेस रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स का ही है। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का ही सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल आप जो है पहले अपनी जेई तैयारी कर लीजिए। आप कोई भी आईआईटी से, एनआईटी से, किसी इंजीनियरिंग कीजिए, और उसी दौरान आप अपना सिविल सर्विसेज तैयारी कर सकती है। जी जी। धन्यवाद सर। अगला सवाल विकास पगारे जी पूछ रहे हैं, सर कुछ जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? 100% कर सकते हैं। अगर जॉब के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, मेरा विकास जी आपको ये सजेशन है कि फिर आपको हाईली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी में यदि हम 7-8 घंटे देते हैं तो उसके बाद हमारे पास में इतना मेंटल और फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए कि हम पढ़ सकें। तो है, असंभव तो कुछ नहीं है। हम कई उदाहरण देखते हैं कि रिक्शा वाले के बच्चे ने आईएएस बन गया, कोई गार्ड की नौकरी करते हुए आईएएस बन गया। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत है हमारे समाज में। यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो डेफिनेटली जो है आप चयनित हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि भाई सुबह जॉब से जाने से पहले 3-4 घंटे, मुझे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे पढ़ाई करना है। और रात को जॉब से आने के बाद आप कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ाई में देना होंगे। अगर आप एक बहुत ही अनुशासन से अगर अपना टाइम टेबल बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं राइट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली जॉब के साथ भी क्रैक किया जा सकता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर आपने जैसे सबसे पहले कहा था कि लक्ष्य अगर निर्धारित हो तो फिर जी जी जी, रास्ते भी निकल डेफिनेटली। आते हैं। जी 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 जी। जी सर। अगला सवाल ममता निलोसे जी का है, दिल्ली में कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं यूपीएससी के लिए? मेरे ख्याल से दिल्ली में जो है अभी तो एक दृष्टि आईएएस करके है, वो भी इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके अलावा एक बाजीराव एंड रवि करके एक अच्छा इंस्टीट्यूट है।
इसके अलावा जो है श्री राम एकेडमी है। परंतु जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, आपको सबसे पहले डेमो लेना है। देखो क्या है ना कि जिंदगी में हम आलू भी खरीदते हैं ना ठेले से, तो हम 10 बार पलट के देख लेते हैं कि अरे अच्छा है कि नहीं अच्छा है, जबकि बहुत बहुत सामान्य सी चीज है। तो हमें जिंदगी में किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें जाकर वहाँ डेमो लेना है, वहाँ के देखना फैकल्टीज कौन है, टीचर्स कौन है, वहाँ पर कोर्स कितने समय में कंप्लीट होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, सारी जानकारी लेने के बाद में ही फिर हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। जी सर। अगला सवाल मानस शर्मा। मानस, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। जी जी मानस। नमस्ते सर, मैं मानस शर्मा जी हूँ। जी मानस। जी सर, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, अभी घर पे ही कर रहा हूँ। जी जी है ना, मैंने एनसीईआरटी पे बेसिक फोकस किया है अभी जी कि मैं जी स्टार्टिंग में बेस उससे बन जाएगा। जी जी। सर मुझे आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं कि मैं अभी एनसीईआरटी कर रहा हूँ, फिर उसके आगे और कैसे क्या मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए? मानस, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सर मुझे 1 साल हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले पूरा देख लूँ, जैसे हिस्ट्री अच्छा, साइंस हाँ है ठीक है, हाँ आपका वही, ना, इसीलिए मैंने हिस्ट्री आपसे सिविक्स पूछा। जियोग्राफी। जी तो जी अभी है ना, डेफिनेटली। एक दिन करके सभी कर रहा हूँ, जी जी तो ठीक है, मतलब हमको पता चल जाए कि भैया है क्या इसमें, हम डेफिनेटली डेफिनेटली। क्या जिसमें कर रहे हैं। तो सर अभी मुझे है ना पॉलिटिकल साइंस पे अभी जैसे इंटरेस्ट आ रहा है, बट मैंने सोचा डेफिनेटली कि पहले इसमें अपन 12th तक का वो कर ले ठीक है एनसीईआरटी, ठीक है। तो जी सर जी और भी अपन को पता चल जाएगा कि क्या है। तो जी सर जी। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मुझे हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक अभी है। ऐसा सब प्लानिंग है। अभी आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं? मैं अभी सब बीकॉम में कर रहा हूँ, बीकॉम में कर रहे टैक्सेशन। हैं, ठीक ठीक ठीक। था कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? कोच मतलब देखिए मानस, अगर आपके पास में समय, मतलब देखो वो कोचिंग का मेन फंडा है ना, गाइडेंस पे डिपेंड करता है। यदि आपके पास में गाइडेंस अवेलेबल है, आपको कोई गाइड करने वाला प्रॉपर व्यक्ति है, और आपके अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। किंतु मानवों के पास में ना इतना धैर्य नहीं होता है, मानवों के पास में जो है घबरा जाता है इतना बड़ा सिलेबस देखकर, और इतना सिलेबस को कवर करना, कैसे कवर करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे आंसर लिखना है, बोलना है, तो आदि बातें ना वो जो है माहौल में जाके काफी सारी चीजें सीखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें कोचिंग को ज्वाइन करने में भी। तो वो तो खैर बात की बात है कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, अभी आप एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो। जैसे लाइक आपने कहा कि आपको पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसमें आप जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री में विपिन चंद्रा को पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी में माजिद हुसैन को पढ़ सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स की लिस्ट है, यदि आप कहोगे तो मैं वो लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। और सर मुझे एक क्वेश्चन था जी कि अभी मैं वो कर रहा हूँ, जैसे कि अपना एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। जी मैंने 6th की करी है, 7th की करी है, अभी 8th की चल रही है। उसको जी मैं जी थोड़ा यार, जी वो जी क्योंकि जी वो मुझे अभी एग्जाम भी आ रही है डीएवीवी की, तो उसके जी लिए भी तैयारी करना पड़े। सर आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं कि, और मैं ये अपनी 11th-12th की जो एनसीईआरटीज रहती है, क्योंकि हाँ हाँ चूंकि हाँ मैंने कॉमर्स लिया है, तो ठीक मुझे ठीक। थोड़ा वो टफ भी पड़ता है, नहीं हिस्ट्री तो है। मानस पढ़ना तो पड़ेगा हमको, चाहे टफ लगे चाहे सरल लगे। हाँ हम नहीं, अगर उसको निरंतर, हिस्ट्री चूंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि वो स्टार्टिंग में भले बोरिंग लगता है, पर जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे और घटनाओं को, इंसिडेंट्स को आप जोड़ते चले जाओगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो। उसके लिए कम से कम 2 से 3 बार का रिवीजन लगेगा आपको। सर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट केवल रिवीजन से ही कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि जी जैसे कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैंने नेट पे भी देखा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, 500 मार्क्स का होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट तो, जी जो कि हम अभी मैं यही कर रहा हूँ कि अभी साइंस में साइंस का हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इन सबको मैं अपने हिसाब से अभी तैयारी कर रहा हूँ, जी सबको जी। लेके चल रहा हूँ। तो सर मुझे ये ऑप्शनल में अगर लगा, तो अपन जी ऑप्शनल कैसे चूज कर सकते हैं?
ऑप्शनल इंटरेस्ट पे डिपेंड, जैसे आपने अभी कहा मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा था, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री ले सकते हो। अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो ज्योग्राफी ले सकते हो। एक तो इंटरेस्ट हो गया। सेकंड ये देखना होगा ऑप्शनल सिलेक्शन में कि उसके जो क्वेश्चंस का नेचर है, वो नेचर कैसा है, हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा हमें ये भी देखना होगा कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्कोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है या नहीं है। तो ये सारे काफी बिंदुओं पर हम बिंदुओं के आधार पर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं देखिए, मैं ऑनेस्टली मतलब आप ये जो है ये सभी लोग बताते हैं कि ऑप्शनल ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए। पर मानस, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहूं, यदि मैं आपसे कहूं कि आप जहां बैठे हो वहां से आपको अपनी सामने वाली दीवार पे निशाना लगाना है, निशाना परफेक्ट लगना चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पेन से निशाना लगाया, तुमने भाले से निशाना लगाया, AK-47 से लगाया, रिवॉल्वर से लगाया, निशाना लगना चाहिए। यूपीएससी क्रैक होना चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिस्ट्री लिया, ज्योग्राफी लिया, फिलोसफी लिया, सोशियोलॉजी लिया, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आना चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल अभी जीएस के जो 4 पेपर हैं और निबंध का पेपर है, तो आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ शो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कोई भी ऑप्शनल ले लो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, बशर्ते आप उसको राइट डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का। मुझे कुछ, अभी मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ, पर मैंने देखा था कि रीजनिंग भी मतलब उसके जो पेपर रहते हैं। मानस, जो सिविल सर यूपीएससी के एग्जाम में रीजनिंग नहीं आता है मेंस में, वो केवल प्रीलिम्स में होता है, वो केवल क्वालिफाइंग है। तो उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको पेपर को एक बार देखोगे तो बहुत जनरल रीजनिंग होती है, आप सॉल्व कर लोगे उससे। हाँ सर, वो मैंने देखा, वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस रहते वो हैं, तो प्रैक्टिस उसका वही। प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इजी हो जाएगा वो। और उसकी बुक कौन सी लेने चाहिए? उसकी बुक में RS अग्रवाल की बुक आती है, SR की रीजनिंग आती है। कोई भी देखो, मैथ्स और रीजनिंग में तो कोई भी बुक खरीद लो, क्वेश्चन सेम रहेगा। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, जैसे डाइस है, जैसे कैलेंडर है, उसमें टॉपिक सेम रहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें मैथ्स कितना आता है? मैथ्स तो मेंस में तो कुछ भी नहीं आता है, प्रीलिम्स में जरूर आता है। मैथ्स और रीजनिंग आता है। आई थिंक मेरे ख्याल से 20-25 क्वेश्चन आते होंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ नहीं होते। ट्वेल्थ और 10th लेवल का मैथ्स आता है केवल। 12th और 10th नहीं सर, क्योंकि मेरा क्या कॉमर्स था, कॉमर्स आप कोई बैकग्राउंड। मतलब आप, मेरा भी कॉमर्स था, आप सॉल्व कर लोगे, इतना इजी रहता है, बस प्रैक्टिस की बात है। ओके, तो मुझे मैथ्स के लिए कौन सी बुक प्रेफर आर एस करनी? आर एस अग्रवाल की बुक प्रिफर कर सकते हो, बेस्ट है वो। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी जी मानस। थैंक यू मानस। सर अगला सवाल सांडली शर्मा जी का है। सर, आई एम अ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर CDS डिफेंस सर्विसेज। ओके 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 So ओके। can you suggest anywhere can I perfectly prepare for that? कहाँ से तैयारी कर सकती हैं CDS के लिए? CDS के लिए भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इंदौर में भी है। और मतलब आप कहाँ रहती हैं, अगर पता चल जाए तो बेटर होगा। दिल्ली में भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इंदौर में भी 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो CDS की तैयारी करवाते हैं। बड़ोदरा से है। बड़ोदरा में का तो मुझे, गुजरात का तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ गुजरात में। पर CDS की दिल्ली में कुछ अच्छी कोचिंग्स है, तो अगर आप कहेंगी तो मैं पता करके आपको बता दूंगा। क्योंकि आप वही है कि मैं इस मंच पर जो भी अपने समाज बंधु, उनको कोई भी जानकारी, इतनी इतनी प्रामाणिक जानकारी दूं कि उनका विश्वास समाज पर बढ़े। मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विकास पगारे जी, रिस्पेक्टेड सर, ये जॉब के साथ का तो आपने बता ही दिया सर। अच्छा, जो जो जॉब के साथ पढ़ाई का जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं उनको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि अच्छी बात ये हो गई कि आजकल सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हम दिल्ली चले जाएं। आप है ना, बहुत सारे कोचिंग्स के जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोर्स परचेस कर सकते हैं, और मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं आप। मतलब बहुत अच्छी सुविधा है एक प्रकार से। जी जी जी, थैंक यू सर, रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू। मोनाली जी ने फिर से एक सवाल किया। यूपीएससी के लिए 1 साल का करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 क्या सफिशिएंट है? हाँ, 1 साल का करंट तो सफिशिएंट है। एनसीईआरटी 6 से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप इतना मैच्योर हैं, आप सीधे 12th की एनसीईआरटी ही पढ़ सकती हैं, बस डायरेक्ट। यस सर, एक्चुअली सर वो जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू था ना मेरे पास 3,500 जी क्वेश्चंस वाला, जी उसके जी जी रेफरेंस में था वो, जिसमें जी कंबाइंड जी 6 जी। से 12 तक का पूरा एमसीक्यू है, पूरी एनसीईआरटीज का। हाँ, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर से मैच कीजिए कि जो आप पढ़ रही हैं वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा तो यस नहीं कि सर, हम गलत डायरेक्शन में पढ़ते चले जा रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। जी जी। अगला सवाल राघव पारे का है।
सर ल्यूसेंट बुक जो है उससे हिस्ट्री जीके पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, मतलब वो लूसेंट जो है वो फैक्चुअल अच्छा है, पर उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा आपका कभी भी। मतलब देखो, लूसेंट में केवल फैक्ट दिए गए हैं, तो लूसेंट फैक्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप मतलब लूसेंट तो रट जाना चाहिए बुक आपको, पर उससे कभी भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे, उससे यूपीएससी नहीं निकलेगा कभी। लूसेंट से आपके वनडे एग्जाम निकल जाएंगे, जैसे कांस्टेबल का, पटवारी का है, एसआई का है, ये एग्जाम निकल जाएंगे, रेलवे का एग्जाम जी निकल सर। जाएगा, किंतु वो कॉन्सेप्चुअल नहीं आपको क्लियर। जैसे मैं कहूँ कि अकबर ने दीन इलाही कब चलाया, ये लूसेंट बता देगा, पर दीन इलाही का नेचर क्या था ये नहीं बता पाएगा वो। मतलब ये जी अगर सर। मैं, हाँ मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात। लूसेंट ये बता देगा कि इंडियन प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, किंतु जी सर। इंडियन प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है वो ये नहीं बता पाएगा। ओके सर, तो सर इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए? किसके लिए? अभी से मतलब उसकी, मतलब ऐसा कि आगे जाके कोई, मतलब अभी से उसकी बिल्कुल परफेक्ट तैयारी टाइप की हो जाए। पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है राघव कि आप में बहुत अच्छी जिज्ञासा है, बहुत क्यूरियोसिटी है, और आप आपके अंदर बड़ी ऊर्जा दिख रही है। तो मेरा ऐसा सजेशन है राघव कि अगर अभी चूंकि मैं 9th क्लास में है अभी, जी हाँ। तो राघव अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पहले 11th-12th तक की एनसीईआरटी कवर कीजिए, क्योंकि मैं अगर बहुत स्टैंडर्ड बुक बता भी दूंगा तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगी, और आप हो सकता है कि निराश हो जाएं। तो हमें, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें कदम दर कदम सीढ़ी चढ़ना चाहिए। तो जी मेरा ऐसा मानना है राघव कि हमें इस फील्ड में आने पर ना जल्दबाजी नहीं दिखानी है, हमें बहुत धीरे 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 जी काम सर। करना है, और मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा जब तक आपका चयन नहीं हो जाएगा। निश्चिंत जी सर। रहिए। क्या बात है ठीक है। सर, थैंक बहुत यू सर। बढ़िया। सर और जो जेएनयू है उसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? वो मतलब जनरली आपको। दिसंबर जनवरी में उसका जो है वैकेंसी निकल जाता है। तो वो आपको जेएनयू की साइट पे जाके, जेएनयू, डीयू और बीएचयू, इनके जो है साइट हैं, इन पे जाके आप देख सकते हैं। जी थैंक यू सर। अच्छा राघव, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि आप जी मानिए जेएनयू देश का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी पूरी शिक्षा वहां मुफ्त में होगी, मात्र 300-400 रुपए में आपको साल भर रहना है। बहुत बढ़िया जो है रूम मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, और देश के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट और प्रोफेसर से आप पढ़ोगे वहां पर। जी सर। मतलब जेएनयू में अगर जाते हो और चीन का राष्ट्रपति भी आता है तो पहले जेएनयू में जाके भाषण देता है वो। तो मतलब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ोगे ना आप, तो डेफिनेटली आपके अंदर वैसे ऑलरेडी परफेक्शन आ जाएगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बात है सर। जी जी। राघव, ऑल द बेस्ट। आप अभी 9th में हैं, आप बिल्कुल तैयारी करें, और सर का आशीर्वाद आपको मिल गया है आज, तो बिल्कुल तैयारी करें। हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपको। जी थैंक सर यू एक मैम। सवाल, जी एक सवाल और था कि आफ्टर क्लियर नीट कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी? मतलब डेफिनेटली, डेफिनेटली कर सकते एमबीबीएस हैं। के साथ में हाँ हाँ, कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने फिर, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, बताना चाहूंगा कि यूपीएससी के हिस्ट्री में सबसे अच्छा सक्सेस रेशियो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का ही है। मतलब लोग जो है कई सारे एमबीबीएस टॉपर हुए हैं यूपीएससी में, तो डेफिनेटली एमबीबीएस और आईआईटी के बाद भी हम जा सकते हैं, सिविल की तैयारी कर सकते हैं। जी। अनामय बिल्लोरे पूछ रहे हैं सर, 4 से 6 घंटा डेली स्टडी इनफ है क्या यूपीएससी हाँ, के? सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, बिल्कुल। पर बस वो कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए। हम्म, जी। और किसी बच्चे? हेलो मैम, मैं खुशी पारे हाँ जी, जबलपुर से हूँ। मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैंने अभी बायो सब्जेक्ट लिया है। तो अभी मैंने नीट की प्रिपरेशन चालू नहीं की है, तो मुझे अभी नीट भी करना है और एमपीपीएससी दोनों एक साथ मैं कैसे करूँ? हाँ, मेरा सजेशन है बेटा कि पहले आप जो है 12th पर फोकस करते हुए पहले जो है नीट की तैयारी कीजिए। उसके जब वो क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कीजिएगा। और एमपीपीएससी बहुत इजी है, बहुत सरल है, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहले आप अभी 12th में अच्छे परसेंट बनाएं, और ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। जी ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कहूं कि आप आज ही 7 दिन की रोटी खा लीजिए, तो आप खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे ना। तो एक एक दिन की रोटी हमें एक एक दिन में खाना पड़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अमित परसाई पूछ रहे हैं एमपीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं?
उसके लिए अमित जी से मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए मतलब एक लंबी प्रोसेस है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। फर्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, क्योंकि एमपीपीएससी में क्या होता है ना, क्वेश्चन 3 तरह से आते हैं, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में। तो 3 और 5 नंबर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। तो जैसे हमें जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों क्लैरिटी रखें और फिर उसको रिवाइज करके असेंबल करें। मतलब ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाए, फिर उसकी जो बॉडी बनाए और फिर एक अच्छा कंक्लूजन बनाए। और कंक्लूजन शुड बी बैलेंस, मतलब वो हमेशा संतुलित होना चाहिए। तो अब चूंकि ये आंसर राइटिंग है, ऐसी आर्ट है कि इसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। जी धन्यवाद सर। अगला सवाल अग्रेश शर्मा पूछना चाह रहे हैं। अग्रेश आप ओपन कर सकते हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी हेलो जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा नाम कृतिका शर्मा है जी। एंड सर मैं लास्ट 1 ईयर से एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। गुड। सर मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था बट उसमें प्रीलिम्स से मेरा क्वालिफाइड नहीं हो पाया अभी, अनफॉर्चुनेटली। बट सर मुझे प्रीलिम्स खुद मेरे लिए एक बहुत बड़ा, खुद तो बहुत रिस्क लगता है और थोड़ा सा वैसा हो गया कि फियर हो गया है उस चीज से। बाकी मेंस में मतलब मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ सकता हूँ प्रतिभा। मेरे भी एक विद्यार्थी थे, उनका लगातार 3 बार प्रीलिम से नहीं निकलता था, तो वो बहुत परेशान होकर मेरे पास में आए। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया, तो जिस साल उनका प्रीलिम्स निकला उसी साल उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, डिप्टी कलेक्टर बन गए वो। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चों के लिए प्रीलिम्स टफ हो जाता है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कृतिका कि आपको प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले जो है अपनी स्ट्रेटेजी को, जो भी आपने बनाई हुई उसको चेंज करना पड़ेगी। आप ना क्वेश्चन ओरिएंटेशन से स्ट्रेटेजी बनाए। जैसे मान लीजिए एमपीपीएससी में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 100 क्वेश्चंस में से जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो एमपी के और जीके और कुछ करंट अफेयर्स के होते हैं, कुछ कंप्यूटर के होते हैं। तो आप उन सेगमेंट को पहले ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिए। मतलब एमपी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, करंट, कंप्यूटर ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद में जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, उनका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। मैं आपसे एक कृतिका एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आपने एग्जाम देने के पहले, प्रीलिम्स देने के पहले लास्ट 20 ईयर्स से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं क्या? सर 20 इयर्स की तो नहीं किए थे बट हाँ 5 to 6 इयर्स की कर पाई थी। नहीं, फिर बहुत मुश्किल है कृतिका। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, वो मतलब समझ लीजिए कि ब्रह्म ज्ञान है वो इस फील्ड का। आप ना, एक बुक आती है घटना चक्र। आप मीडियम क्या रखती हैं कृतिका, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम है मेरा। इंग्लिश मीडियम है तो कृतिका इंग्लिश में भी वो बुक आती है, घटना चक्र पब्लिकेशन है उसका। लास्ट 20 इयर्स का कलेक्शन है क्वेश्चंस का। वो क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में 20 साल में जितना एग्जाम हुआ उन सब का कलेक्शन है, और वो टॉपिक वाइज है। जैसे लाइक पॉलिटी है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो टू द पॉइंट दिया गया है। तो आप ना उसको सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, और वो लगभग 7-8 बुकलेट आती है क्वेश्चंस। मतलब कृतिका यदि आपने उन 8 बुकलेट को सॉल्व कर लिया तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, डेफिनेटली नहीं रुकेगा। मतलब उस 8 बुकलेट को सॉल्व करना है प्लस एमपी करंट अफेयर्स को पढ़ना है आपको। जी सर तो मतलब अभी जो आने वाली अपकमिंग एग्जाम है ये तो अप्रैल में ही। जी तो जी अप्रैल में ही है। टाइम में सर हो पाएगा क्या? 100% हो जाएगी। आप चाहोगी तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। देखो मेहनत करना पड़ेगी कृतिका। क्या है ना, प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसा होता है जिसमें हार्डवर्क बहुत है। मतलब उसमें ना आपकी योग्यता और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि उस दिन 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में से आपको फैक्ट नहीं बना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, प्लस एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप टेस्ट दीजिए। और अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करना है तो आप घटना चक्र जरूर सॉल्व कीजिए। मेरा पर्सनल सजेशन है उसको सॉल्व कीजिए। एमपी को अच्छे से पढ़िए, जीके कंप्यूटर को पढ़िए, और लास्ट एमपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखकर उसका पैटर्न पकड़िए कि पैटर्न क्या है। जो मैं पकड़ पाया हूं उसमें एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आपको एमपी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। यस सर और बाकी जैसे लास्ट ईयर के वो घटना चक्र में मिल जाएंगे, बाकी जैसे वेबसाइट बिल्कुल मिल जाएंगे, घटना चक्र में मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। वेबसाइट पे तो 2014 से ही अवेलेबल है। उसके पहले एमपी, उसके पहले के भी सारे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है उसमें, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कृतिका कि वो टॉपिक वाइज है। मतलब इतनी मेहनत, आपकी पर्सनल मेहनत बच जाएगी वो। जी सर, जी बिल्कुल सर बिल्कुल ध्यान रखो।
और कृतिका, चूंकि मैं तो एमपीपीएससी पढ़ाता ही हूँ, अभी मॉक भी ले रहा हूँ, काफी सारे इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे यहाँ पे लगभग, मतलब अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ अभी 450 बच्चे इंटरव्यू क्लास ले रहे हैं, मतलब तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो मैं रोज मुझे इंटरव्यू लेते हैं, उसके इंटरव्यू के काफी सारे वीडियोस भी हमने बनाए हैं, तो मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों को। आप देखिएगा कैसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या व्यूज होते हैं, तो इससे भी आपका परसेप्शन बहुत ओपन होगा। तो मैं कृतिका आपसे कहूंगा कि आप बाद में, चूंकि नंबर मैडम ने शेयर कर दिया, तो आप बाद में भी मुझसे अच्छे से बात करिएगा, तो मैं और आपको कुछ हेल्प कर पाऊंगा मैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वीना मैम। थैंक यू कृतिका। जी 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 दीदी, मैंने इसीलिए कहा कि सर को व्हाट्सअप करें, क्योंकि सर बिजी बहुत रहते हैं, तो बच्चे अगर व्हाट्सअप करके बात करें तो सर जब फ्री होंगे तो जरूर से जवाब दे हाँ, देंगे। मैं डेफिनेटली टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, कोई इशू नहीं। जी सर। नक्षत्र पूछना चाहते हैं, नक्षत्र मलतारे की 8th के बाद कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th या 10th से ही? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब स्कूलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग का दबाव नहीं फील करना चाहिए। आप स्कूल में भी इतनी सारी चीजें सीख सकते हो कि आप आफ्टर 12 कोचिंग कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कोचिंग में हम स्कूल की वो बुनियादी बातों को सीखना भूल जाते हैं, जो हमें फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करती है। तो मतलब मैं, अगर कोई पेरेंट्स भी यहाँ पर अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि 12 तक बच्चे को बिल्कुल कोई प्रेशर ना दे, उसको स्कूल बहुत अच्छा करवाए, क्योंकि लाइफ में ना हमें बस बेसिक्स ही काम आते हैं, हम बुनियादी शिक्षा को ही आगे लेकर चलते हैं, बाद में तो हम केवल अपग्रेड करते हैं अपने आप को। तो स्कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सब देखो हिंदुस्तान में ना ये बोलने की बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु फर्क पड़ता है। आज जब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ और मैं जब बच्चे का पेपर देखता हूँ, 10th में 90%, 12th में 80%, उसका इफेक्ट पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। तो क्यों नहीं जहां हम जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर मैं रायपुर से बीडी गुहा बोल रहा हूँ। जी जी जी, ये आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ जी कि सर, इस कार्यक्रम को आप कंटिन्यू लगातार कीजिए हर हफ्ते के हफ्ते। मैं जी गार्जियन बिल्कुल के हैसियत से पूरा प्रोग्राम का सुन रहा हूँ पूरे ध्यान और मनोयोग से। जी तो जी इसको जी बहुत फायदा मिलेगा बच्चों को, जो अभी छोटी छोटी समस्याएं बच्चे पूछ रहे हैं और जी काफी जी प्रभावित बिल्कुल। हो रहे हैं और नहीं, संतोषजनक आपके उत्तर है। मैं बिल्कुल आपकी बात का बिल्कुल सम्मान करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा अवसर मिला। ये मेरा पहला अवसर है कि समाज के समक्ष जो है मैं लौटा पा रहा हूँ, समाज को कुछ दे पा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत बात होगी। और अच्छी बात ये है कि मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का भी मैं फायदा आपको दिलवा सकता हूँ। मतलब बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे पूरा हमारा रामदेव समाज तरक्की करे और डेफिनेटली सर, मैं आपको सच बताऊं, मैं आपकी व्यक्तिगत व्यथा और पीड़ा मैं बताऊं कि जब मैं देखता हूं ब्राह्मणों की स्थिति को, तो मुझे बड़ा दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि हम में शक्ति बने और हम प्रशासन में, हम राजनीति में, हम समाज में हर कदम से कदम आगे बढ़ा के मिले। जी जी, बहुत अच्छा, आज का सार्थक प्रयास सर। मैं ये पर एक बार निवेदन करूंगा कि इसको कंटिन्यू कीजिए, और सर आपकी पूरी टीम अगर आ जाए इसमें हर वीकली उसमें डेफिनेटली सर, मैं अपनी तरफ से, जैसे अगर आप चाहें वीना मैडम अनुमति दें, तो अगले सेशन में मैं अपने पार्टनर जो कि उमाकांत सर है, लॉ के बहुत बड़े ज्ञाता है, और उन्होंने जो है सीबीआई का इंटरव्यू दिया है अपना, उनके कई सारे बच्चे मध्य प्रदेश में सिविल जज बन चुके हैं। तो आप ऐसे मुझे सब्जेक्ट बताइए, मैं एक्सपर्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कहाँ से, हमें ज्ञान मिलना चाहिए हमारे समाज को बस। बिल्कुल सर, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसमें धन्यवाद जो आपकी 9th में, राघव 9th में, 12th में और एक 5th 6th में, हम 4-5 लोग इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसे और प्रयास होना चाहिए, और आप बहुत अच्छा। अच्छा डेफिनेटली मैं जो है वीना मैडम और जो अध्यक्ष महोदय, उनकी प्रेरणा से मैं अब इनके साथ प्रत्यक्ष मैं अभी तक वीना मैडम से मिला भी नहीं हूँ, तो मैं मिलके आप लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम करूंगा, और जो भी मुझसे बेस्ट हो पाएगा मैं डेफिनेटली करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ताकि मैंने अपने जो अनुभव जीवन में जितना प्राप्त किया है उसको अपने समाज लोगों को जरूर मैं पहुंचा सकूं। मैं ब्राह्मण का कर्तव्य होता है शिक्षा का दान करना सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आपको बता दूं, मेरे ग्रैंडफादर भी जो है टीचर ही थे, और मेरे नाना जी भी टीचर थे, तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स मेरे अंदर आया, और मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता चला गया।
जी बहुत बहुत थैंक यू सर। जी सर, बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपकी कि आप निःशुल्क इतना गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को आज, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ होगा। एक दो सवाल और ले लेते हैं सर हम। जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। जी, हृदय नारायण, एक हर्षिता भार्गव का कुछ सवाल है। हर्षिता, अनम्यूट कर लीजिए। हर्षिता, आप मीट में हैं? जी सर, अगला डाउट है हृदय नारायण पांडे जी के। हाँ हर्षिता, पूछिए बेटा। जी सर, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे डाउट था कि ऑनलाइन स्टडीज के लिए मैं अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन अभी लूँ या नहीं। अभी आप क्या कर रही हैं हर्षिता? सर, मेरा बीएससी सीएस चल रहा है, कंप्यूटर साइंस में, मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है। मतलब देखिए हर्षिता, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहती है उसका मेन मकसद है गाइडेंस। तो मेरा ऐसा मानना है, आप यूपीएससी के लिए लेना चाहती हैं, एमबीपीएससी के लिए? हेलो हेलो हर्षिता, अनम्यूट करके बोलिए बेटा। सर, वो आवाज नहीं आई। जी हर्षिता, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, एमबीपीएससी की? यूपीएससी। हर्षिता, मेरा ऐसा सजेशन है कि कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले कम से कम आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं। यदि आप एक बार बेसिक्स को पढ़ चुकी हैं और एनसीईआरटी को अच्छे से समझ चुकी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्योंकि आपका बीएससी है तो मुझे उम्मीद है कि आपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो आप बेसिक्स को अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद जब आप कोचिंग, स्टैंडर्ड बुक्स ऑलमोस्ट क्लियर है। जी और मेरे को बस थोड़ा सा, मेरे को ना एशियंट हिस्ट्री के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक अभी तक किसी ने प्रेफर भी नहीं करी, मुझे सही गाइडेंस भी नहीं मिला। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा की बुक पढ़ सकती है, बहुत बढ़िया बुक है। और ये पहले एनसीईआरटी में चलती थी आर एस शर्मा की बुक, पर अब वो अवेलेबल, मतलब किसी न किसी जो है पब्लिकेशन में अवेलेबल है, तो आप रामशरण शर्मा की बुक पढ़ सकती है एंशियंट हिस्ट्री के लिए। जी थैंक यू सर। और इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो है, आप जो टाटा मैग्रा हिल्स की बुक आती है उसको आप कर सकते हैं। जी सर, तो फिर उसके लिए मतलब जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर अपन बात करें तो वो तो सारा करंट अफेयर्स से कंप्लीट हो जाता है ना? हाँ, इंटरनेशनल जो है अफेयर्स जो है वो करंट अफेयर्स से हो जाता है, किंतु इंटरनेशनल अफेयर्स में भी जो बेसिक्स हैं, जैसे यूएनओ क्या होता है, यूनिसेफ क्या होता है, जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, वीटो पावर क्या होते हैं, ये सारे बेसिक्स पहले आप कवर कर लीजिए। और इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से समझ लीजिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, अमेरिका के प्रति पॉलिसी क्या है, उसको अच्छे से समझ के करके फिर करंट से अपडेट करती रहेंगे तो आपका जो है आईआर तैयार हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन तैयार हो जाएगा। सर, तो ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स डली रहती है और जो मृणाल सर के अकॉर्डिंग जो वो पढ़ाते हैं, आप जो इकोनॉमी में जो है, आपने अच्छा नाम लिया, मृणाल को आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा इकोनॉमी पढ़ाते हैं वो। जी सर, थैंक यू। तो सर, मैं सब्सक्रिप्शन लेना सही समझूं अभी या नहीं? मतलब हर्षिता, मतलब ये इतना सब्जेक्टिव है। यदि आप तो सब्सक्रिप्शन ले सकती, कोई बुराई नहीं है, पर यही कि ऑनलाइन पढ़ने में बहुत डिसिप्लिन चाहिए, मतलब आपको बहुत डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा वो। अगर आप पढ़ सकती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन भी अभी जारी, ग्रेजुएशन के साथ जारी रख सकती हैं। पहले ग्रेजुएशन कर लें और अपना अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं। देखो हर्षिता, मैं एक आपको अच्छी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, वो बहुत एनालिटिकल होता है, और वो एनालिसिस जो होता है वो आप जितना रीडिंग करेंगे उससे इंप्रूव होगा। तो मेरा है कि आप बहुत स्टैंडर्ड, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझसे लिस्ट लीजिएगा, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक बताऊंगा, और पहले आप उनको अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझिए, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, और अपना आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ऑनलाइन पढ़ तो लोगे, किंतु वो आपका आंसर राइटिंग स्किल आपका डेवलप नहीं करवा पाएंगे, वो आपको पर्सनली खुद एफर्ट करके करना पड़ेगा। तो सर, आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा या मुझे कोई
और भी नहीं, करना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये समझ में आएगा कि हमें लिखना कैसे है, और फिर उसको किसी से चेक करवाइए, किसी सीनियर से, प्रोफेसर से, या मुझसे भी चेक करवा सकती हैं। फिर हम बताएंगे कि इसमें क्या पॉइंट था, क्या पॉइंट नहीं था, तो उनको फिर हम निकाल कर फिर हम उसको सीखते जाएंगे। तो यूपीएससी में बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको एनालिसिस को, क्वेश्चंस को क्रैक करना, उसको एनालिसिस करना, उसका इंट्रोडक्शन लिखना, उसका जो है कंक्लूजन लिखना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। सर अभी मुझे कभी कोई ऐसा गाइडेंस मिला नहीं है जो मेरे ये आंसर राइटिंग के डाउट्स क्लियर कर सके। डेफिनेटली हर्षिता, अगर आप, चूंकि मेरा नंबर शेयर कर दिया है मैडम ने, तो आप कभी भी मुझसे जब भी कोई डाउट हो अपना मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिए, या आपको किसी अच्छे सब्जेक्ट की बुक पढ़ना है तो मैं आपको बुक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैंने अपने जीवन के 10 साल जो है दिल्ली में यही पढ़ने में बिता दिए हैं, और तो मैं बिल्कुल आपको बेहतर गाइडेंस दे सकता हूँ। जी थैंक यू सर। तो फिर मैं सब्सक्रिप्शन के लिए वेट करूं अभी, फिर मैं ग्रेजुएशन बाद दिल्ली जाने का ही सोच रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर्षिता, आपको वेट करना चाहिए, आप जब तक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, मेरा पर्सनल सजेशन है ये, बाकी फिर आपका अपना ओपिनियन है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू हर्षिता। एक्सक्यूज मी हाँ राघव। सर मैं खुशी। जी खुशी, बोलिए। सर एमपीपीएससी एग्जाम में थ्योरी आती है या एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, उसमें दोनों होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग सेशन में नहीं रहेंगे तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो प्रीलिम्स में होते हैं, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में फिर सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब मेरी बात समझ गए आप? मेरी बात समझे या नहीं समझे खुशी आप? नहीं सर। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो ये इसके 4 ऑप्शन देंगे कि ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रपति है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो इसको तो आपको टिक मार्क करना होगा। किंतु मेंस में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास में क्या क्या पावर होता है, तो ये फिर आपको पावर लिखना पड़ेगा आपको, तो ये सब्जेक्टिव हो गया ये, ठीक है। यस सर, समझ गई सर। जी सर, चलिए अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। जी मैं कार्यक्रम को समापन। हाँ मधुर, एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अश्विन भाई, मधुर बोल रहा हूँ। जी सर। दीदी मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप बच्चों की अभी संस्कारशाला ले रही हैं, जी है ना, तो मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बच्चों में अभी से कैसी ट्रेनिंग हो जाए कि उनका एक फाउंडेशन अभी से बन जाए। जैसे मैं भी कभी कोई काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, कोई बच्चे आते हैं या कोई माता पिता बोलते कि बच्चों को बनना, जैसे किसी का ड्रीम था कि मुझे बैंक में जॉब करना है, तो करीब 8th 9th 10th में आए थे वो लोग कि बैंक में जॉब करना, ऐसा माइंडसेट था उसको बचपन से कि बैंक में जॉब करना। तो मैंने कहा यार एक काम करो, 2 दिन बैंक में होके आओ और समझो अपन बैंक को टॉलरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। जी, वो हो क्या, बोले यार हम तो बैंक पे तो काम ही नहीं कर सकते क्योंकि इतना प्रेशर हमें हैंडल ही नहीं कर पाते। तो उसी तरह आप यानी जो भी बच्चे आ रहे हैं या तो उनके बचपन से अगर माइंडसेट हो जाए कि उनको करना क्या है, तो ये बहुत बहुत बड़ा काम होगा। अगर जैसे आईएएस बनना है या यूपीएससी क्लियर करना है या जो भी है, तो एक छोटा सा एक अश्विन भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई इस तरह के बच्चे आते हैं हमारी समाज के, तो ऐसे जैसे मान लो कलेक्टर ऑफिस है, तो कलेक्टर ऑफिस में बाहर बैठा दे थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, कि समझे कि कलेक्टर ऑफिस में हो क्या रहा है, कलेक्टर क्या दौड़ भाग कर रहा है, कलेक्टर क्या कर रहा है, या एसडीएम के क्या पावर है, या जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स के क्या पावर है। तो ये जो प्रशासनिक चीजें अगर समझ, क्योंकि कई लोग के लिए लगता बड़ा फैंटेसी कि यार मैं कर सकता हूँ, और जब एक्चुअली उसके अंदर आता है तो नहीं फेल हो जाता। जैसे मेरी फील्ड है इवेंट एंटरटेनमेंट, तो दूर से लगता है कि यार मधुर भैया तो अमिताभ बच्चन से मिले, शाहरुख से मिले, सलमान से मिले, उनके हाथ काम किया, पर जब वो एक्चुअल काम करने आता है ना, इवेंट मैनेजर है ना, पढ़ा लिखा मजदूर है एक प्रकार से, तो क्या एक्चुअल उसके लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो अगर शुरू से ये चीजें हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है हमारे समाज के बच्चे बहुत आगे कर सकते हैं। दीदी बस ये रिक्वेस्ट था मेरा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू से ही अगर दी जाए तो बिल्कुल मधुर जी की बात को सहमति प्रदान करता हूँ कि इंसान को अपना एप्टीट्यूड जानने की बहुत जरूरत है कि एक्चुअली वो दुनिया में पैदा किस लिए हुआ है।
तो अगर वो अपने अंदर की क्षमता को जान जाता है, जैसा कि मधुर सर ने कहा, अगर हम उसकी क्षमता का ज्ञान उससे करा दें तो उसकी उसकी सफलता की राह बहुत अच्छी हो जाएगी। सफलता का मायने, बिल्कुल मधुर सर ने ये सही कहा कि सफलता का मतलब ये नहीं कि आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप जिसके लिए पैदा हुए हो वो बनना ही सफलता है मेरे ख्याल से। जी तो जी डेफिनेटली हमें एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करवाना चाहिए। बिल्कुल सर। एक बस अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, सभी जो सम्माननीय समाज के सदस्यगण हैं, नारीगण हैं और बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिंदगी में जो भी कर रहे हो वो बहुत साधना से कीजिए, क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी जनसंख्या है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, यहाँ पर कोई भी काम बहुत आसान नहीं है। हिंदुस्तान में आप देखिएगा कि अगर आप किसी मंदिर भी जाते हैं और 20 भिखारी अगर बैठे हैं तो 20 भिखारी में भीख उसी को मिलेगी जो एफर्ट करेगा, उसको भी भीख ऐसा नहीं मिल जाएगी। तो आपको मेहनत तो बहुत करना पड़ेगी। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग का बस वर्णन करना चाहूंगा कि राम की शक्ति पूजा, मतलब भगवान राम जब जब रावण को मारने जाते हैं तो रावण इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम उनको मार ही नहीं पाते थे, बहुत बहुत प्रयास कर लिया। तो फिर राम बहुत निराश हो गए, बहुत हताश हो गए, और जब भगवान श्री राम निराश हो सकते हैं तो हम तो मानव हैं, हमारे लिए तो निराश होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो राम को फिर कारण जब ढूंढा कि आखिर मैं क्यों नहीं उन्हें हरा पा रहा हूं, तो उन्हें यह पता चला कि रावण को बहुत शक्तियां प्राप्त है और उसकी शक्ति को इस तरह से मारना इतना आसान नहीं है। हम रावण को एक ही तरीके से मार सकते हैं जब हम रावण से भी ज्यादा शक्ति प्राप्त कर ले, तो हमें शक्ति की साधना करनी होगी। अब जो है राम ने जो है साधना प्रारंभ करी और बहुत कठोर साधना करी शक्ति प्राप्त करने के लिए, और अंत में देवी शक्ति की देवी को 108 फूल चढ़ाने थे, किंतु जो है देवी ने इतनी आसानी से शक्ति देने का मतलब परीक्षा ली राम की, और 108वां फूल गायब कर दिया। अब चूंकि 107 फूल चढ़ चुके थे, 108वां फूल नहीं चढ़ा था। अब राम विचलित हो गए कि ऐसे में तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, क्या करें। तो फिर उनको याद आता है कि बचपन में उनकी माँ कहा करती थी कि तुम्हारे नयन भी कमल के समान है। तो उन्होंने तीर निकाला और अपनी आंख को अर्पण करने का सोच लिया कि मेरी आंख देवी को अर्पण कर दूं, किंतु शक्ति की साधना पूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब ईश्वर को इतनी साधना करनी पड़ती है तो सारे जो विद्यार्थी हैं वो अपने जीवन में बहुत अच्छा लक्ष्य बनाए और उसके प्रति असीम साधना करें। बिना मेहनत के, बिना साधना के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आपको हर एक चीज के लिए बहुत एफर्ट करना है। चूंकि हम मानव है, सफलता होंगी, असफलताएं होंगी, निराशा होंगी, किंतु समाज इसीलिए तो हमारा बना होता है कि हम आपके उस दुख भरे क्षणों में, आपके जो है उस कठिनाइयों के क्षणों में हम एक दूसरे का मिलकर सहयोग करें और आगे बढ़ाएं। तो भविष्य में भी मेरी ओर से अगर समाज को किसी को भी कोई सहयोग की आवश्यकता होती तो मैं सदैव तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। बच्चों को एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य के प्रति पूरी लगन से मेहनत करें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हृदय नारायण जी पांडे के आईडी से कोई एक सवाल रह गया था सर। जी 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 बताइए। जी सर पूछिए। सर मैं तान्या पांडे बोल रही हूँ, क्लास 9 से। जी तान्या। सर मैं नीट करना चाहती हूँ, नीट के बाद यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। तो ना मैं टाइम को यूटिलाइज करते वक्त तो मुझे बुक्स मतलब मैंने ऑनलाइन ऐप उसमें डाउनलोड किया है, तो फिर आप सजेस्ट करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी आप 9th में हैं? यस सर। हाँ, तो तानिया मैं अगेन सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो चूंकि आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं तो नीट को अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके लिए मतलब बहुत अच्छे से बहुत सिंसियरिटी से तैयारी कीजिए। प्लस साथ में आप अभी बहुत ज्यादा अपने आप को फैलाए नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डायमेंशंस न दे, क्योंकि इससे फिर आपकी पढ़ाई खराब होगी, स्कूलिंग खराब होगी। आप एक काम ये कर सकती हैं रोज कि आप न्यूज़पेपर बस रोज पढ़िए। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं तो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आप अपडेट होती चली जाएंगी। और यदि 9th 10th 11th 12th इस तरह आप कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर पढ़ती हैं और कभी कभी खाली टाइम में कुछ अच्छी किताबें पढ़िए तो इससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मुझे अभी नहीं लगता है कि आप दो गोल को एक साथ टारगेट कीजिए। आप पहले स्कूलिंग कीजिए, फिर नीट कीजिए, फिर धीरे से आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। ओके सर आप बुक सजेस्ट कर सकते हैं आप मुझे? हाँ, मैं डेफिनेटली, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चंस था कि कौन सी बुक पढ़े, तो इसकी एक लिस्ट मैं बना दूंगा और उस लिस्ट को मैं मैडम के माध्यम से शेयर करवा, मैं सारी बुक्स की लिस्ट बता दूंगा कि स्कूल लेवल पे कौन सी पढ़ना है, कॉलेज लेवल पर कौन सी पढ़ना है, तो उसको मैं डिफाइन कर दूंगा मैं। ठीक है सर, वन मोर डाउट इज,
हाँ हाँ बोलिए। सर यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए सर न्यूज़पेपर कितने प्रीवियस ईयर्स के पढ़ने चाहिए? नहीं नहीं, न्यूज़पेपर प्रीवियस ईयर का नहीं पढ़ना, बस न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। जो भी डेली न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़ना है, हमें कोई न्यूज़पेपर कलेक्शन नहीं करना है हमें। हाँ, ये जरूर है कि उस न्यूज़पेपर में से हम नोट्स बना सकते हैं कि यदि कोई अच्छी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई पुरस्कार है, कोई अच्छा आर्टिकल है, तो उसको हम सहेज कर रख सकते हैं। अपनी एक फाइल बना लीजिए और उस फाइल में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को काट के आप रख सकती हैं, अपने नोट्स बना सकती हैं। सर क्या प्रीवियस एग्जाम पेपर्स को भी करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर यूपीएससी आपका टारगेट है तो आपको कम से कम ये तो, जैसे मधुर सर ने कहा, कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम एग्जाम दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, और उसमें किस तरह के जो है आंसर राइटिंग होती है, तो ये सब आपको पता चलती जाएगी। एंड सर एज क्या होती है यूपीएससी एग्जाम देने के लिए? यूपीएससी एग्जाम के लिए मिनिमम एज जो है 21 है, मैक्सिमम जो है 32 है, और 21 से 32 के बीच में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे चैट बॉक्स में बहुत सारे धन्यवाद और बहुत सारे थैंक यू आए हैं। सबसे सुंदर मैसेज है सिद्धार्थ पारे जी का। उन्होंने सुपर थैंक्स दिया है सर को और कहा है, यू आर चाणक्य, डेफिनेटली इन योर गाइडेंस सो मेनी चंद्रगुप्त विल बॉर्न इन अवर कम्युनिटी। थैंक यू सो बहुत मच, सुंदर सा धन्यवाद उन्होंने आपको दिया है, और मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ। एक छोटे से फोन कॉल पे आप तैयार हुए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरे भारत के बच्चों को गाइड करने के लिए ये पहला प्रयास था हमारा। जी 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 जी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और अब मैं आदरणीय सरिता पारे जी को आमंत्रित करती हूँ, हमारी अध्यक्ष महोदया, आप भी कार्यक्रम का समापन करें और सर को धन्यवाद करें। जी जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। इसमें इसमें मेरा एक सजेशन भी था मैडम, कि जैसे सामान्यतः जो बच्चे जैसे रीजनल एरिया से इंदौर आते हैं या इंदौर से किसी बड़े शहर में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनको लेक ऑफ नॉलेज, वो गलत जगह एडमिशन ले लेते हैं, गलत जगह हॉस्टल्स लेते हैं, पैसा खराब हो जाता है, समय खराब होता है। तो इसमें भी हम अच्छा काम कर सकते हैं कि कोई बच्चा इंदौर आ रहा है तैयारी के लिए, तो हमारे पास एक लिस्ट होगी कौन से अच्छे कोचिंग्स हैं, कौन से अच्छे हॉस्टल्स हैं, कहाँ पर। तो इससे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत चिंता नहीं रहेगी कि अपने बच्चे बेटियों को या बेटों को भेजने में ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगी। इस दिशा में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। जी 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 ये आपने सही कहा कि बच्चों को एक लिस्ट बना के
और इंदौर में जैसे कहीं बच्चे जाना चाहते तो उनको सही नॉलेज रहता नहीं, वो लकीर के फकीर चलते, जहाँ दोस्त जा रहा है वही हॉस्टल चाहिए, वही कॉलेज चाहिए, यही होता है। और ये खासकर जो है मुझे लगता है बेटियों के लिए हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में इतनी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन से केवल गाइडेंस ही नहीं मिलता, कई बार मिस गाइडेंस भी मिसगाइड भी होते हैं, वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम हमें बहुत बाद में पता चलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक अच्छा टीम वर्क कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जी 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 मैडम जी 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 डेफिनेटली जी नर्मदे मैडम। जी सर, धन्यवाद सरिता दीदी। अश्विनी सर, आपका एक बार फिर जी नहीं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया, मैं तो मुझे अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में एक और मैसेज आया था कि अगर सर का थोड़ा सा परसेंटेज भी बच्चों को मिल जाता है तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। नहीं, मैं डेफिनेटली इस तरह के आगे आपके आयोजनों में जो भी ऑफलाइन प्रोग्राम रहेंगे, मैं हमें मेरी सेवाएं मैं इंदौर हूँ, मैं कभी भी आप ले सकती, निसंकोच ले सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। दीदी हीरे खदान में से खोद के ले आती हैं। जी जी बहुत से काम अच्छे किए उन्होंने समाज के लिए। जी मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि अपने ही समाज की एक बेटी मेरे यहाँ पढ़ती थी, वो इस समय तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, आई थिंक उसका प्रमोशन होने वाला तहसीलदार, मैं नाम उसका जो भूल रहा हूँ, खरगोन की है वो, और वो अभी 2-3 लड़कियां, एक तो प्रज्ञा गीते हैं जो तहसीलदार है उज्जैन में, वो भी अपने समाज की है, और एक और लड़की है मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी अपने समाज की सिलेक्ट हुई है। तो अपने समाज के कई सारे बच्चे चयनित है पर हमें पता नहीं है, तो हम उनकी भी लिस्ट बना के उनको भी, क्योंकि इस तरह की बेटियां जो बाहर निकल कर घर से पढ़ के आई हैं और सिलेक्ट अधिकारी बनी है, तो कहीं ना कहीं हम उनको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि अगर हमारे ही बीच से निकल कर ये यहाँ तक पहुंचे तो हमारे लिए भी होगा, हम भी करें ऐसा। बिल्कुल सर, हम ऐसी लिस्ट जरूर बनाएंगे, कोशिश करेंगे। प्रभावशाली रहा आज अश्विन जी का लेक्चर, बहुत वाकई हम खुद ही इम्प्रेस हो गए आपसे, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि पूरा सुना है, बाकी मेरे बच्चे नहीं है अभी एजुकेशन में, लेकिन मैंने पूरा सुना है ये आज का इंटरव्यू आपका। क्या है कि वाकई बच्चों को कितनी बड़ी प्रेरणा मिलेगी आपके उससे। जी 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 आगे जाने का बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी वीना दीदी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ प्रियंका। अश्विनी सर मेरे भाई हैं, तो आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इससे बहुत छोटी होना चाहिए थी, मैं इससे बड़ी हूँ, क्योंकि इनका नॉलेज देख के मुझे लग रहा है कि आज मैं अगर इस स्टूडेंट वाली लाइन में होती और इनके नॉलेज से आगे बढ़ती तो बहुत कुछ कर सकती थी मैं आगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब प्रियंका बहुत अच्छा काम कर रही है समाज के लिए। इस संसार में ईश्वर ने हर एक आदमी को अलग अलग गुण दिए हैं और वो अलग अलग गुण से काम कर रहा है, तो डेफिनेटली प्रियंका भी बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, सर्व कर रही है, महिला शक्ति, नारी शक्ति के रूप में आगे बढ़ रही है, और ईश्वर ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहे, सबको जो है, सबको बहुत सारा जो है मार्गदर्शन मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, बहुत सारा प्रेम हम में बना रहे, हम ऐसा ही चाहते हैं। अंततः हम एक बहुत खूबसूरत समाज की रचना करना चाहते हैं, और इस समाज में ही हम रहते हैं, तो हम लोग जितने अच्छे बनेंगे समाज अपने आप उतना अच्छा बनता चला जाएगा। और समाज बनाने में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, उसमें नीचे पायदान से लेकर ऊपर के पायदान तक जो है लोग जुड़ते हैं। और इस विषय में किसी ने कहा है कि बदनसीबी होती है कि नींव के पत्थर कभी इमारत को नहीं देख पाते हैं, पर नींव के पत्थर की अपनी भूमिका होती है। हम कई बार बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं देख पाते हैं, पर वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, और प्रियंका एक बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट है, अच्छा काम कर रही है, और ईश्वर आगे बढ़ेगी, आगे बिल्कुल बढ़ती जाएगी, और मेरा कभी भी सहयोग रहेगा तो आप लोग को हमेशा मैं उपलब्ध। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे धन्यवाद अश्विन भाई, मेरे भाई आभार व्यक्त करूंगी। जी सर। जी 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 अश्विन को बहुत बहुत धन्यवाद, आज समाज के बच्चों को प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, है ना। और सभी जो समाज से वीना जी और सहिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 है, आपके मार्गदर्शन में हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। जी 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 बहुत जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।
जी सर, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर से हम टच में रहें और आगे भी हम शिक्षा रोजगार समिति के माध्यम से हम हर महीने किसी एक शुक्रवार को हम किसी एक्सपर्ट को बुलाकर हमारे बच्चों को गाइड करवा सकें। डेफिनेटली जी सर, तो एक बार फिर आप जी 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 हाँ, मतलब वो क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं वो अभी से। जी आज तो जैसे पहला था तो शायद बच्चों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि सर से इतना गाइडेंस मिल जाएगा। अब जब हमें हमारी जो इसका जो प्रचार होगा तो उससे बच्चे और जुड़ेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि आखिर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देना क्या चाहते हैं उनको। जी 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 तो निश्चित ही हमारा उद्देश्य जो सरिता दीदी का है वो बिल्कुल पूरा होगा और आज पूरी तरह से आशान्वित हैं हम कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सफल रहेगा। जी तो, जी दीदी, सरिता दीदी अब समापन की आज्ञा दें। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अश्विनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। डॉक्टर प्रियंका का धन्यवाद, उन्होंने हमारे अश्विनी सर से परिचय करवाया। और आदरणीय सरिता दीदी, आपका बहुत आभार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चालू करने के लिए। और पधारे सभी अतिथि हमारे साथ रही, जो महिला संगठन की सभी पदाधिकारी, आदरणीय सुनीता चौरे दीदी और मनीषा जी, और भी बहुत सी हमारी बहनें हमारे साथ रही पूरे समय। और जितने पेरेंट्स आए थे उनको भी धन्यवाद और जितने बच्चे आए थे उनको भी धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम जी फेसबुक जी जी टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को फेसबुक अटेंड किया था। जी पहले फेसबुक अटेंड किया था, फिर वहाँ मजा नहीं आ रहा था तो उनका मैं व्हाट्सएप भी अटेंड करती हूँ। तो सभी का धन्यवाद करते हुए मैं कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहती हूँ। सभी को नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे।